थैंक यू सो मच गाइस। तो आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, अगर आप MCS 208 एग्जाम दे रहे हैं, आई गेस नंबर हमारा करेक्ट होगा MCS 208। BCA वालों के लिए भी है, MCA वालों के लिए भी है। अलग अलग कोर्सेज में ये एग्जाम लिया जाता है। सब्जेक्ट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। क्या ये सही है? इग्नू वाले एक बार थम्स अप देंगे भाई, सब्जेक्ट सही है ना? पता चले गलत सब्जेक्ट ही पढ़ा दिए। सर 208 तो आप बोले थे, लेकिन ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये डेटाबेस है। गड़बड़ हो गया, गलत सब्जेक्ट पढ़ के आ गए। सो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन में कूदने से पहले हम आपको बताते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम क्या होता है। जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा भूमिका बांधने का, फिर उसके बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक्सैली ड्रॉ है। कुल मिला के बात यही है दोस्त, आपका जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है डेटा स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिखते हैं DS, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा आपका पार्ट है एल्गोरिदम, जो इधर वाले हैं लंबा रेस वाले, उनको भी सेम ही सिलेबस है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। अब डेटा दो तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट। पहला तो आप हो सकता है कि सारा डेटा एक के बगल में एक के बगल में एक रख दे। ऐसे समझिए हम आपको 10 मिठाई देंगे, तो आप क्या करेंगे? छोड़िए, आपको हम दूसरा चीज देते हैं। मान लीजिए हम आपको 10 ठो वो देते हैं, ठीक है, 10 ठो डब्बा देते हैं। तो आप हो सकता है कि उसको जोड़ जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 एक के पीछे एक लगा के ट्रेन बना देंगे, ठीक है। बट आप हैं थोड़ा सा क्रेजी आदमी, तो डिस्को देखें, ब्रेक डांस वाला झूला। आप लोग ये झूला देखे हैं? अरे नहीं देखा तो लो यार, झूठ मत बोलो यार, देखा ही होगा ब्रेक डांस वाला झूला। हाँ हाँ, वो तो हाँ, मैं झूल कर ही आता हूँ। गुड। तो इसमें क्या होता है कि वही डब्बा कहीं कहीं लगा दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली डेटा को भी ऐसे ही या तो एक के पीछे एक के पीछे एक लगा सकते हैं, जैसा कि ट्रेन वाला झूला में होता है, जो उसका डब्बा सब होता है एक के पीछे एक लगा रहता है। दिख रहा है सारा डब्बा एक के पीछे एक लीनियर में लगा हुआ है। नॉन लीनियर में भैया क्या ये है? ट्रेन वाला डब्बा तो एक तरफ बहुत बोरिंग झूला होता है। हाँ ये बात तो है, लेकिन थोड़ा देर रुक जाइए, हमको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। तो DS दो टाइप का है। एक तो है आपका लीनियर, जिसमें डेटा जो होता है एक के पीछे एक लगा होता है ट्रेन जैसा, और दूसरा होता है नॉन लीनियर, जिसमें क्या होता है डेटा यत्र तत्र कहीं भी, मतलब कोई भी किसी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। भले ही आपस में कनेक्टेड होता है बट कहीं कहीं होता है, ठीक है। समझ में आया? दैट्स इट। डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप है, लीनियर नॉन लीनियर। अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब है किसी भी काम को करने का स्टेप्स, ठीक है। आप इसको बोल दीजिए रिटन स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, या फिर आप इसको बस स्टेप्स याद रखिए, ठीक है। स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। एल्गोरिदम क्या है? किसी भी काम को करने का स्टेप्स, या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप्स, उसको बोलेंगे एल्गोरिदम, राइट। सपोज कीजिए कि आपको सेव लाना है, तो उसका एक एल्गोरिदम होगा। घर से निकलिए, मार्केट जाइए, सेब ढूंढिए, पैसा दीजिए, सेब लीजिए, घर वापिस आइए, 4-5 टास्क हुआ ना, उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। तो पूरा सिलेबस आपका ये है, डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपको डेटा मान लीजिए दे देगा 34 एक डेटा है, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि एक और डेटा है, दोनों 34 क्यों हो रहा है? अरे खाली 34 की दुनिया में डेटा है, 34 ही टाइप हो रहा है, मेरा हाथ ही वहीं पे लगता अटका हुआ है। तो मान लीजिए अलग अलग डेटा है, आप चाहें तो इस सबको एक लीनियर वे में मेमोरी में एक के बगल में एक रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मेमोरी में 45 को कहीं और रख दीजिए, इसको कहीं और रख दीजिए, इसको कहीं और रख दीजिए। अगर कहीं और रख रहे हैं तो इसका मतलब आप नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं। गॉट इट? वेरी गुड। तो मुद्दा यहां से शुरू हो जाता है। अब आप थोड़ा एक बार सिलेबस पूरा देख लेते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन, ठीक है। इससे आपके दिमाग में क्या होगा ना कि 20 तो बड़ा बड़ा खाली डब्बा बन जाएगा, कुछ जानना है, ठीक है। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? होता क्या है? इसका क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा स्ट्रक्चर का कितना टाइप होता है, और फिर आपको बताएंगे लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो अभी ऊपर ऊपर बता दिए, पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो अभी बताया उससे रिलेटेड है। दूसरा एल्गोरिदम से रिलेटेड है। एल्गोरिदम क्या होता है? एक अच्छा एल्गोरिदम का गुण क्या क्या है? जैसा ना गुणी इंसान, 36 गुण होता है ना इंसान का, कि खाता पीता ना हो, सॉरी खाता हो लेकिन पीता ना हो, ऐसा कुछ गुण है एल्गोरिदम का। फिर डिस्कस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली है कि कोई भी एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है। अभी सेकंड्स में नहीं निकलते हैं, यहाँ पे एक स्पेशल चीज आता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिग ओ। बिग ओ में हम लोग डिफाइन करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कौन सा। अब मान लीजिए कोई एल्गोरिदम है, मतलब स्टेप ऑफ सॉल्यूशन है, वो बहुत टाइम ले रहा है होने में, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, वो नहीं यूज करेंगे।
ठीक है। अब किसी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, यानी कम समय में वही काम कर दे रहा है। जैसे मान लीजिए 1000 स्टूडेंट का डेटा है, उसमें से किसी 15 रोल नंबर वाले को सर्च करना है, तो दो एल्गोरिदम है सर्चिंग का, आपको पता होगा, लीनियर और एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। तो लीनियर क्या करता है, शुरू से अंत तक ढूंढेगा। बाइनरी क्या करता है, हाफ हाफ पे डिवाइड करके ढूंढता है। तो बाइनरी थोड़ा जल्दी ढूंढ लेगा, लीनियर टाइम लगाएगा। तो हम लोग ये भी चूज करते हैं कि कौन सा रखना है। दिक्कत ये भी है कि लीनियर के लिए सॉर्टेड एरे जरूरी नहीं है, बाइनरी के लिए जरूरी है कि सॉर्टेड एरे हो। अच्छा, ये सब छोटा छोटा बात हम बीच में इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि जो लोग लास्ट तक क्लास नहीं करके रहेंगे, यही छोटे छोटा बात काम करेगा, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि कितना स्पेस लेता है आपका जो एल्गोरिदम है, वो मेमोरी कितना यूज कर रहा है, बात समझ आया। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि आपका एल्गोरिदम टाइम कितना ले रहा है फाइनल रिजल्ट बनाने में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब आपका एल्गोरिदम मेमोरी कितना यूज कर रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो, यानी आपका एल्गोरिदम टाइम भी कम ले, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो, हार्डवेयर स्पेस भी कम ले। ऐसा होता नहीं है, कई बार हम लोगों को क्या होता है, दोनों का बैलेंस बनाना होता है ना, या तो समय लगेगा या जगह लगेगा, बात समझ में आया। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग, आप लोग ऐसा घर वाला कढ़ाई में पूरी छानिएगा, मतलब पूरी छानना समझते हैं ना भाई, जो लोग बाहर से हैं, बिहार के, वो लोग शायद ना समझ पाए। पूरी तलना बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप छोटी कढ़ाई में पूरी तलेंगे तो क्या होगा, एक बार में 5-7 तलेंगे, स्पेस तो कम लग रहा है लेकिन समय बहुत लगेगा। 50 पूरी तलने में कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन बड़ा कढ़ाई चढ़ा दें, भोज भोज वाला, जैसा। हाँ, तो भले ही अपना स्पेस ज्यादा लग रहा है बट टाइम कम हो रहा है। तो इसी चीज को बोलते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। कभी टाइम हम लोग ज्यादा यूज करके स्पेस को मिनिमाइज कर लेते हैं, स्पेस कम लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पास स्पेस बहुत कम है तो टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन बोल गए शायद हम दोनों सेम ही बात। तो ऐसा समझिए, कभी स्पेस कम कभी टाइम कम, ठीक है। तो ये चीज है, क्लियर। बेसिकली सबसे और पहले, मटेरियल भी ज्यादा। हाँ ठीक है, पहला दोनों क्वेश्चन बस यही बताता है, इंट्रोडक्शन दो पूरे सिलेबस का, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उसका अलग अलग टाइप क्या है, एल्गोरिदम क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, या तो टाइम के बेसिस पे एल्गोरिदम को जज करेंगे, ठीक है। कोई एल्गोरिदम अच्छा या बुरा कैसे जज करेंगे, या तो टाइम देखेंगे कि कितना टाइम लेता है, ठीक है, सर या फिर फिर गायब हो गए आप। सबके एंड से ये इशू आ रहा है। नहीं सर, आप है ही, गायब नहीं हुए। भाई तो मेरा नेट भी कम चल रहा होगा आपकी सर, आ रहा है सर। आवाज आ रही है लेकिन दिख नहीं रहे आपके। इंटरनेट इशू है दोस्त, तुम्हारा नेटवर्क। नेटवर्क गलत चल रहा है भाई, सर दिख रहे हैं। हाँ भाई, 2 मिनट ओके। और तो यार, लेट मी कंटिन्यू। छत पे जाइए, हम भी छत पे गए थे। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आप लोग को नहीं पता हो, जो लोग नए वाले हैं, कि हमारे पास, छोड़ो बताना बेकार है, टॉपिक पे रहो। व्हाट इज एरे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो लीनियर में ना हम आपको बताते हैं, फिर आपको बोलेंगे वहां तो कहते हो गया, फिर लेके आ रहे हैं यहीं पे। देखो ऐसा है कि लीनियर में 4 गो होता है, ठीक है। सबसे पहला है अरे, फिर है लिंक्ड लिस्ट, जो लोग पहली बार सिलेबस पढ़ा वो सुना, हाँ ये भी होता है क्या, क्या कहे थे वो, लिटिल लिस्ट, वो वाला बताइएगा। ऐसे सब बच्चा मिलता है एग्जाम में, सर अब भैया लिटिल लिस्ट क्या लिखा है, जरा हमको भी लिखवाइए। हाँ लिख लिख लिटिल लिस्ट लिख, ठीक है। तो लिटिल लिस्ट नहीं है, लिंक लिस्ट है। स्टैक ग्राफ लिख दिया, स्टैक क्यू है, वो तो उधर का पार्ट इधर आ गया। सो वेरिस की यहाँ पे 4 डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और ये सब लीनियर में आते हैं, और वहीं पे 2 आपका नॉन लीनियर में आता है। ये लोग कॉल क्या कर रहे हैं, इसे तो हम याद किया, क्या हमको सिखाइएगा आप। ट्री ग्राफ, ठीक है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री ग्राफ। इधर 4 है, इधर 2 ही है। चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा भी होता होगा लेकिन सिलेबस में नहीं है। तो बात करते हैं एरे। एरे का टाइप्स क्या होता है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी में आप कैसे रख सकते हैं, रो मेजर एंड कॉलम मेजर। रो मेजर मतलब रो को प्रायोरिटी देते हैं, और कॉलम में मतलब कॉलम को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। फिर एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड बेसिक ऑपरेशंस क्या है, ये सब बेसिकली एरे का पूरा चिट्ठा इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, व्हाट इज मतलब मैट्रिक्स ऑपरेशन, क्या क्या कर सकते हैं एरे का यूज करके, राइट एल्गोरिदम। मैट्रिक्स गुना करने का और मैट्रिक्स जोड़ने का लिख दिए हैं। हम इस एल्गोरिदम पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस बता देंगे कि मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी गुना वुना करने में बहुत टाइम लगे, तब तक हम लोग आगे क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो लिंक लिस्ट एंड इसका टाइप्स, सिंगली, सिंगली मतलब हर नोड अपने अगले वाले को याद रखता है। अच्छा, लिंक लिस्ट क्या होता है, बहुत सारे नोड का कलेक्शन।
तो सिंगली हर नोड अपने आगे वाले का याद रखे हुए, डबली में हर नोड अपने आगे पीछे का एड्रेस याद रखे हुए, सर्कुलर लास्ट वाला जो नोड है वो पहले वाले से घूम के जुड़ गया, ठीक है। फिर सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली पता है ना, वो डबली लिंक लिस्ट जो लास्ट से फिर घूम के आगे जुड़ जाता है। मतलब ऐसा ट्रेन, ऐसे मुझे बहुत सारे डब्बा का जोड़ के ट्रेन बनाया, वो ट्रेन क्या है, उसका लास्ट डब्बा जो फिर आके आगे मिला दिया, सांप बना दिया लेट के लिए। मतलब मान लीजिए आप सांप सीढ़ी खेल रहे, 1 से गए 100 पे और 100 पे ही सांप बैठा, फिर आप कट के 0 पे आ गए, बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, फेल हो गया। फिर एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। अब इंसर्शन एल्गोरिथम, डिलीशन, सर्चिंग, काउंटिंग, नोड्स इन सिंगल लिंक लिस्ट। बेसिकली सिंगल लिंक लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशंस है वो आप देखेंगे, ठीक है। एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस देखेंगे, उसमें इंसर्शन डिलीशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर स्टैक, अच्छा स्टैक और क्यू कल उस दिन बताए रहे थे, कल परसों सबको। स्टैक मतलब एक के ऊपर डेटा ठक 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 लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्म में रखा जा रहा है। क्यू मतलब ऐसा एक के पीछे एक डेटा रखा जा रहा है, एक तरफ से डेटा डाल रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है। जैसे अभी हम सारा 20 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, 1 घंटे बाद सब निकल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके रोके, छन्नी जाली जो घर में वो लगा लीजिएगा। देखिए बेस्ट चीज क्या करिएगा पता है, जिनका एग्जाम है उनके लिए सजेशन है, आपके लिए दुनिया का सबसे कठिन काम होने वाला है कि इस क्लास के बाद आप मोबाइल न छू, क्योंकि मोबाइल आपका दिल बुलाएगा कि कहते हैं उसको आओ रील देखो, बट मत जाइएगा, ठीक है। एक बार मेरा रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिएगा, ट्रस्ट में आपका एग्जाम अब तक का सबसे बेस्ट एग्जाम जाएगा लाइफ का। अब ये तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये जो 4 सब्जेक्ट जो थोड़ा बहुत पढ़ के दिए उससे अच्छा जाएगा। क्यू की बात करते हैं, क्यू का ऑपरेशंस क्या है, इन क्यू, डी क्यू, सर इम्प्लीमेंटेशन। एक आपका आवाज नहीं आ रहा, तो मेरे पास मत आओ, नहीं तो मैं बर्बाद कर लूंगी, वही हाल है इस मोबाइल। हाँ म्यूट कर लीजिए, ऑल म्यूट करना पड़ेगा हमको लग रहा है, थोड़ी देर बाद रुक जाए भाई। तो क्यू एंड फिर सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू समझ में आ रहा है थोड़ा सा, सर्कुलर क्यू ऐसे समझिए ना कि ऐसा क्यू जिसमें एक तरफ से डेटा इंसर्ट हो रहा है और जैसे ही कोई निकल रहा है फिर वापस उसी लाइन में आके लग जा रहा है, बात समझ में आया। एक ऐसा लाइन है जिसमें आप लगे हुए हैं और जैसे ही आप लाइन के आगे जाते हैं आपका काम होता है, आपका काम है तो फिर जाके उसी लाइन में लग जाना, कितना बोरिंग जीवन होगा, ठीक है। फिर स्टैक और क्यू के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर ट्री पढ़ेंगे, बीएसटी, एवीएल और ये ऑटोमेटिक बैलेंसिंग ट्री जो है। अब ये भी क्यों होता है और बैलेंसिंग ट्री क्या है, नाम में मजा, एवीएल का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, ये साइंटिस्ट वगैरह के कुछ नाम पे रखा हुआ है। जनरली इसको लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक बैलेंसिंग ट्री। जब आप हमेशा लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा इंसर्ट कर रहे हैं तो ट्री एक साइड ज्यादा बड़ा हो जा सकता है, दूसरा साइड कम रह जाता है, तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस करता है। इसका यूज करके, रोटेशंस का यूज करके, एल 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 आर, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, बहुत आसान चीज है। ग्राफ की बात करते हैं, बहुत सारा अलग अलग नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड। ग्राफ का 2 ट्रावर्सल है, बीएफएस और सर एक डीएफएस। क्वेश्चन हाँ ग्रुप करिए, में भेज देंगे आप, क्वेश्चन ग्रुप में भेज देंगे आप। क्या ये क्वेश्चन भेजेंगे? ओके थैंक यू सर। हाँ भेजेंगे भेजेंगे, हम बता रहे थे भेजेंगे, ठीक है। फिर सर्चिंग टेक्निक की बात करते हैं, लीनियर और बाइनरी सर्च। फिर आपको सॉर्टिंग टेक्निक है कि इंसर्शन डिलीशन वगैरह। फिर क्विक सॉर्ट, सॉर्टिंग में या मिनिमम कॉस्ट टेक्निक है। इसमें आपको बताते हैं जेन्युइनली अगर आप पहले से नहीं पढ़े तो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, और कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। बीएफएस डीएफएस वाला ट्राई कीजिएगा, समझ आ जाना चाहिए। ये क्विक सॉर्ट और ये मिनिमम कॉस्ट नहीं है। 15, 19 और 20 ये थोड़ा ज्यादा दिमाग खराब चीज है, इसमें आप दिमाग ना लगाइएगा। बाकी सब पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। क्लियर, बात समझ में आया? मतलब इस 20 में भी जो सबसे लास्ट में कीजिएगा, जब सब लगे कॉन्फिडेंस में आ जाए तब जाके ये 15, 19, 20 पूछेगा, या फिर सब पढ़े हुए तब कीजिएगा। सब नहीं पढ़े हुए तो सब पे ही दिमाग लगाइए। स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? सिस्टमैटिक वे है डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड मैनेज करने का कंप्यूटर पे। क्यों? ताकि इट कैन बी एक्सेस्ड, मॉडिफाइड एंड प्रोसेस्ड एफिशिएंटली। देखिए डेटा स्ट्रक्चर का काम क्या है? डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर और मैनेज करना। क्यों? ताकि उसको इजिली एक्सेस किया जा सके, मतलब जब जरूरत हो निकाला जा सके, जब जरूरत हो मॉडिफाई किया जा सके, जब जरूरत हो उसको प्रोसेस किया जा सके, ठीक है। मॉडिफाई और प्रोसेस में डिफरेंस है। मॉडिफाई का मतलब कि डेटा चेंज करना, प्रोसेस का मतलब है अगर मान लीजिए एरे में 50 स्टूडेंट का 10,000 प्रोडक्ट का प्राइस है, सब पे 10% का इंक्रीमेंट लगाना है, तो ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, 2 टाइप का होता है, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वाले में क्या करना था, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूलियन, मतलब जो आप इंट, कैर, फ्लोट कोडिंग में पढ़ते थे वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। अब आता है नॉन प्रिमिटिव।
जब हम डेटा स्ट्रक्चर आपको बता रहे थे तो छोटा सा हम आपको एक क्या बोलते हैं उसको धुंधले में रख दिया था आपको। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर जो है ना डायरेक्ट लीनियर नॉन लीनियर नहीं होता है, यहाँ पे होता है दो चीजें। ये एक्चुअली इस सब्जेक्ट का पार्ट बिल्कुल ही नहीं है तो इसलिए हम लोग इस पे कभी उतना दिमाग नहीं लगाते। एक होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में आप लोग जो भी इंट कैर फ्लोट बेसिक पढ़ते थे ना वो होता है, और दूसरी साइड आता है आपका नॉन प्रिमिटिव। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए हम आपको थोड़ा डायरेक्ट लीनियर नॉन लीनियर से बता दिए थे। तो बेसिकली क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक होता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वाले में वही बच्चा वाला सब, एक इंट कैर फ्लोट ये सब वगैरह कुछ कुछ आता है, ठीक है। स्ट्रिंग इसमें नहीं आता, ठीक है। तो अब नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है, ये लीनियर और नॉन लीनियर। गॉट इट? समझे दोस्तों? गुड। अच्छा, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या है? प्रिमिटिव वो डेटा जो पहले से डिफाइंड है, जिसके मतलब जो बहुत क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी के वर्णमाला की तरह, जैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा है। नॉन प्रिमिटिव क्या है, जो इसी प्रिमिटिव का यूज करके बना हुआ है, मतलब इसी प्रिमिटिव्स का कॉम्बिनेशन या यूजिंग वगैरह करके नॉन प्रिमिटिव क्रिएट हुआ है। नॉन प्रिमिटिव में दो टाइप है, लीनियर। लीनियर में क्या है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, नॉन प्रिमिटिव बेसिकली क्या है, प्रिमिटिव बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा का कलेक्शन है, ठीक है। बहुत सारे डेटा का कलेक्शन ही एक तरह से है। तो नॉन प्रिमिटिव में दो टाइप का, लीनियर जिसमें डेटा एक के पीछे एक के पीछे एक लाइन में लगा है, और नॉन लीनियर जिसमें डेटा देखिए जब लिखा गया था तो पहले लिखा गया डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम में लिखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि हाँ भैया प्रिमिटिव होता है, हाँ भैया नॉन प्रिमिटिव होता है, हाँ भैया नॉन प्रिमिटिव का भी दो टाइप होता है। मतलब पहले लिखेंगे डेटा स्ट्रक्चर होता है डेफिनेशन, फिर लिखेंगे प्रिमिटिव होता है इसका एग्जाम्पल इंट कैर फ्लोट, फिर लिखेंगे नॉन प्रिमिटिव, बोलेंगे कि ये नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव का यूज करके ही बनाया जाता है। फिर बोलेंगे प्रिमिटिव का दो टाइप्स है, एक है लीनियर एक है नॉन लीनियर। समझ में आया? पहले लिखा डेटा स्ट्रक्चर, फिर लिखा प्रिमिटिव, फिर लिखा नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव का दो टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव में आपको लीनियर दिख रहा है एंड नॉन लीनियर दिख रहा है। कितना ऑर्गेनाइज आंसर है, ऐसे लिखेंगे मजा आएगा। इसका फायदा क्या है ऐसे पढ़ने का, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले कि एक्सप्लेन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हो सकता है लीनियर नॉन लीनियर दोनों ना पूछे, डेटा स्ट्रक्चर डायरेक्टली ना पूछे, आपसे पूछे एक्सप्लेन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको पता है कि इसी वाले पार्ट पे लिखना है। लेकिन इतना लिखने से हो जाएगा नहीं, पूरा सिलेबस पढ़ के रखिएगा तो यहां से वो चीज लिंक करके बढ़ा के लिख सकता है। तो होगा क्या, अगर आपसे पूछता है व्हाट इज मान लीजिए सिर्फ नॉन लीनियर, अच्छा लीनियर दोनों बताते हैं भाई। लीनियर में क्या होता है, इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सीक्वेंशियली, एलिमेंट जो है सीक्वेंशियली अरेंज्ड होता है। ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट, हर एलिमेंट हमेशा अपने पिछले वाले से और अगले वाले से कनेक्टेड होता है, मतलब लॉजिकली, फिजिकली जरूरी नहीं है कि हो। एग्जाम्पल्स की बात करें, एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक की, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मतलब इसका गुण क्या है, गुण यही है कि डेटा एलिमेंट जो है लीनियर सीक्वेंस में होता है, ट्रैवर्सल एक ही रन में, यानी एक से लेके लास्ट तक सारा डेटा को एक ही लाइन में विजिट किया जा सकता है। ट्रैवर्सल का मतलब होता है विजिट। इंप्लीमेंट करना और समझना बहुत आसान है। मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लगभग सिंपल होता है। 10 डेटा है, 10 से गुना कर दो उतना मेमोरी लगा, 50 डेटा 50 से गुना, ऑलमोस्ट सीधा सीधा होता है, ठीक है। नॉन लीनियर की बात करते हैं। नॉन लीनियर में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज सीक्वेंशियली, डेटा सीक्वेंस में नहीं रहता है, कहीं कहीं रहता है। तो एक सिंगल एलिमेंट में भी कनेक्टेड टू मल्टीपल एलिमेंट, एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट से भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। हायरार्कियल या नेटवर्क में होगा, अगर हायरार्कियल है मतलब एक ऊपर है उसके नीचे दो चाइल्ड है, दो के नीचे और चाइल्ड है, दैट इज अ ट्री। नेटवर्क का मतलब कोई भी कहीं कहीं है, जैसे ये कहीं लग गया, ये कहीं लग गया, ये कहीं ये कहीं लग गया, और सबका एक कोई भी किसी से कनेक्ट हो रहा है, कोई किसी से कनेक्ट नहीं भी हो रहा है, तो एक तरह का नेटवर्क जैसा चीज है, ठीक है। बात समझ में आया? जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, गवर्नमेंट का बात करेंगे तो गवर्नमेंट का एक हायरार्की है कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, उसके नीचे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे सब मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री के नीचे सब वो एमपी सब है ना। फिर अगर आप स्टेट में हायरार्की देखें, सबसे ऊपर राज्यपाल, राज्यपाल के नीचे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नीचे विधायक सब, तो इस तरह से कुछ होता है, तो हायरार्की है। नेटवर्क का मतलब है कोई भी किसी से कनेक्टेड है। मल्टीपल ट्रैवर्सल पाथ की बात करते हैं। मल्टीपल ट्रैवर्सल पाथ मतलब अगर आप डेटा को विजिट करना शुरू करेंगे सब डेटा, तो हो सकता है मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है।
एक जगह शुरू करेंगे तो चूंकि मल्टीपल रास्ते हैं तो बहुत जगह पहुंच सकते। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, अगर बहुत सारे डेटा के बीच में कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है तब यूज करेंगे। डिफरेंस देख लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन में कि ये सीक्वेंशियल होता है, ये हायरार्कियल या इंटरकनेक्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, रिलेशनशिप की बात करें, ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू एट मोस्ट टू, यहाँ पे एक बात क्या है, एट मोस्ट टू मतलब हर एलिमेंट मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं। जबकि इन लीनियर में इन नॉन लीनियर में क्या होता है, एन एलिमेंट कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल एलिमेंट्स, एक एलिमेंट 2 से ज्यादा एलिमेंट से भी कनेक्शन रख सकते। बात समझ में आ गई? ट्रैवर्सल की बात करते हैं। ठीक है, लीनियर में क्या होता है कि सिंगल पाथ में ट्रैवर्स हो सकता है, बट ये मल्टीपल पाथ, यानी एक बार ऐसे ऐसे जा सकते हैं, एक बार ऐसे ऐसे जा सकते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लीनियर जो है सिंपल है और नॉन लीनियर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एग्जांपल की बात करें तो एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू जो आप देखते हैं ये लीनियर है और ट्री ग्राफ क्या है, नॉन। समझ में आया सबको? एरे का यूज कहां पे करते हैं, मार्क्स स्टोर करने में, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, मैट्रिक्स वगैरह स्टोर करने में एरे का यूज करेंगे। स्टैक कहां यूज करेंगे, फंक्शन कॉल करने में, रिकर्जन वगैरह में, एक्सप्रेशन जो आप लिखते हैं 5 + 10 + ब्रैकेट इनटू, ये सब पूरा जो एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिकल, वहां पे स्टैक का यूज करते हैं। क्यू की बात करते हैं शेड्यूलिंग में, प्रिंटर मैनेजमेंट में, जहां फाइल वगैरह शेड्यूल करना है कि एक प्रिंट हुआ उसके बाद नेक्स्ट का बारी आएगा। ठीक है, उसमें यूज होता है। ट्री की बात, अच्छा शेड्यूलिंग मतलब बोला, एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसेस वगैरह होता है वहां पे यूज करता है। ट्री की बात करते हैं तो ट्री जनरली फाइल सिस्टम में, डेटाबेस का इंडेक्सिंग वगैरह में यूज करते हैं। ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया नेटवर्क में, फ्रेंड्स वगैरह स्टोर करने में। नेटवर्क राउटिंग मतलब जो बहुत सारा कंप्यूटर नेटवर्क पड़े होंगे, पूरा इंटरनेट, बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर का कनेक्शन है, तो एक डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो पूरा इससे आता है। डायग्राम की बात करें, सिंपल है, डेटा एक के बाद एक लगा है। नॉन लीनियर में क्या दिख रहा है, ए है, इससे कनेक्टेड है बी, और इसी से सी भी कनेक्टेड है, ए से दो कनेक्टेड है, बट बी से फिर आगे डी भी कनेक्टेड है, ई भी कनेक्टेड है, और बी पीछे ए से भी कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हैं बी जो सिंगल एलिमेंट है, अगर आप इस पर फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि ये 3 एलिमेंट से कनेक्शन लेके बैठा है। सी के साथ भी सेम, तो दैट्स इट। इसमें हायरार्की दिख रहा है, ये ट्री का एग्जांपल है एक तरह से, और ये एक एरे का एग्जांपल। पहला क्वेश्चन क्लियर? बहुत टाइम लग गया ना, क्योंकि पूरे सिलेबस का समरी था क्वेश्चन। अब थोड़ा फास्ट चले। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वर्डवा नहीं दिमाग आ रहा था हमको, हम सेट स्टेप्स वगैरह लिख दे रहे थे। एक्चुअली एल्गोरिदम क्या है, सेटअप नहीं, फाइनाइट सेट ऑफ कुछ ऐसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसका यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं और उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, दुनिया बहुत सारा प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम के लिए अगर आप सॉल्यूशन का कुछ स्टेप्स लिख दिए तो एल्गोरिदम। हाँ समझा? जैसे चीटिंग करने का एल्गोरिदम, सबसे पहले लेफ्ट राइट देखो, फिर अपने जेब में पर्ची में देखो क्या वो टॉपिक इज इक्वल टू द टॉपिक जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, मैच हो रहा है तो ठीक है, उसको अरेंज करो, सीधा से करो। फिर एक बार अगल बगल देखो, फिर लिखना शुरू करो, फिर 2 लाइन लिखो, फिर अगल बगल देखो। इफ इट इज वर्क गुड, फिर वहां पे एक इफ कंडीशन लगा, इफ कि अगर मास्टर ने देख लिया तो ब्रेक करो, चीट को अंदर करो, मन का कहानी लिखो। सो दैट इज जस्ट अ एल्गोरिथम। ठीक है, तो an algorithm is a well defined set of instructions which is used to solve a problem या perform a specific task। ये भी हो सकता है कभी कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए भी एल्गोरिथम का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर के तौर पे काम करता है, जो कुछ इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। बात समझ में आया? एल्गोरिथम एक कुछ इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेस करता है, कुछ आउटपुट देता है। बात समझ आया? कुछ इनपुट, कुछ प्रोसेस, कुछ आउटपुट, और ये सब क्या करता है, कुछ रिटन स्टेप्स का यूज करते हुए इनपुट का आउटपुट में बदलता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे बेसिक आइडिया ही है एल्गोरिथम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि एक एल्गोरिदम में क्या क्या गुण होगा, जैसे इंसान में 36 गुण होता है ना, हर एल्गोरिदम में एक इनपुट होगा। हो सकता है कोई एरे इनपुट जा रहा होगा, हो सकता है 2 नंबर इनपुट दिया जा रहा होगा,
should accept 0 or more input values that are clearly specified. तो हो सकता है कभी 0 इनपुट भी ले, मतलब कोई इनपुट नहीं लेता है, हो सकता है कोई आउट इनपुट लेता हो, ठीक है, बट इनपुट डिफाइन होगा पहले ही कि हाँ इसमें कुछ 0 इनपुट है या फिर एक नंबर इनपुट लिया जा रहा है या कोई नंबर नहीं लेना। तो पहला एल्गोरिदम का कंपोनेंट है इनपुट, फिर आउटपुट। हर एल्गोरिदम में कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, ठीक है। एन एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। देखिए इनपुट के केस में रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मिनिमम एक होना चाहिए, 0 या एक से ज्यादा इनपुट हो सकता है, बट आउटपुट के केस में कोई एक आउटपुट प्रोड्यूस जरूर करना चाहिए, ठीक है। दैट सॉल्व्स द गिवन प्रॉब्लम, जो कि गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डेफिनिटनेस की बात करते हैं। डेफिनिटनेस बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, ये 5-7 वर्ड है। एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिदम शुड बी क्लियर, प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस। हर जो स्टेप है ना वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब है ना कि हम खाएंगे नहीं, खा लेंगे। ये स्टेप कितना कंफ्यूजिंग, राइट। कोई जीजा दामाद आया बोला हम खाएंगे नहीं, खा लेंगे। मन खाने का तो नहीं है लेकिन खा सकते हैं, खाइए पहले सर। समझ रहा है? अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट दे रहा है। तो एल्गोरिथम में कोई भी ऐसा अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट होना चाहिए जो दो, मतलब कोई फिक्स पता नहीं चल रहा है कि क्या कहना चाहता है। फाइनाइटनेस की बात करते हैं। एल्गोरिथम मस्ट बी टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। फाइनाइटनेस का मतलब है ऐसा ना हो कि एल्गोरिथम में 50,000 स्टेप लिखा हुआ है। अगर लूप लिखा हुआ तो डिफाइंड होता है कि हाँ एक कंडीशन के बाद ये लूप रुकेगा, ठीक है, समझ रहे हैं? या फिर कोई एक बात होगा जिसके बाद वो लिखा होगा लूप। अगर आप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप है ना तो आपका तो एल्गोरिथम कोई रुकेगा ही नहीं। दैट्स अ प्रॉब्लम। इफेक्टिवनेस की बात करें, हर जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो एक्चुअली में यूजफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फालतू में ऐसे ही लिख दिया है। मान लीजिए आपको हम दिए कि रेडियो का प्रोग्राम लिखे और आप उसमें वो लिख दिए कि आसमान से एक 50 किलो का बम गिरा हो, और रेडियो का प्रोग्राम में ये बम कहां से आ गया? दैट वाज तो एल्गोरिथम इफेक्टिवनेस होना चाहिए। फिर करेक्टनेस की सारे रिजल्ट्स वगैरह जो है वो सही आने चाहिए। एफिशिएंसी की बात करते हैं, मिनिमम टाइम और मिनिमम रिसोर्सेज, यानी कम से कम टाइम ले, कम से कम मेमोरी ले और चल जाए। लीनियर सर्च का एक एल्गोरिथम है। लीनियर सर्च का मतलब होता है सीक्वेंशियल सर्च। लीनियर सर्च को सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको अगर चोर पकड़ना है और आपके सामने 10 कमरा है, आपको पता है कि 10 में से किसी में चोर है और हो सकता है चोर हो भी ना, तो लीनियर यही कहता है पहले वाले में चेक करो, दूसरे में चेक करो, तीसरे में चेक करो, चौथे में चेक करो, 5वें में चेक करो। मिल गया तो बस पकड़ के बाहर निकालो, बोल दो 5वें में चोर मिल गया, ठीक है। लास्ट में भी नहीं मिला तो बस बोल दो नहीं मिल पाया चोर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट करो। रीड द एरे एंड एलिमेंट टू बी सर्च्ड। तो यूजर से इनपुट ले लो कि पूरा एरे क्या है, मतलब लिस्ट, और वो एलिमेंट जो लिस्ट में ढूंढना है, ठीक है। दो चीजें लेगा, एक एरे और एलिमेंट जो ढूंढना है। एरे मतलब बहुत सारे एलिमेंट का कलेक्शन, और एक एलिमेंट वो दो जो ढूंढना है। कंपेयर द एलिमेंट विथ ईच एलिमेंट 1 by 1। अब जो एलिमेंट आपको ढूंढना है, ठीक है, वो एरे के हर एलिमेंट से 1 by 1 कंपेयर कीजिए। अगर फाउंड हो गया तो पोजीशन डिस्प्ले कर दीजिए कि हाँ तीसरे या चौथे इंडेक्स पे पोजीशन पे दिख गया। अदरवाइज बोल दीजिए कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था और स्टॉप कर दीजिए। तो हम सब गाइस पहला एल्गोरिथम सीख गए। आप लीनियर सर्च भी सीख चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एल्गोरिथम में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, और दोनों का ट्रेड ऑफ, बैलेंस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कोई भी एल्गोरिथम कितना टाइम लेता है। तो एल्गोरिथम के केस में ऐसा है कि अलग अलग सीपीयू है, अलग अलग डिवाइसेस हैं, ठीक है, सब पे टाइम कभी सेम नहीं रहता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन के फॉर्म में एक अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। ये एक तरह का अप्रोक्सीमेशन है नंबर ऑफ स्टेप्स, कि कितना नंबर ऑफ स्टेप्स ये चलाएगा, ठीक है। पास में जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेसिकली आप समझिए कि नंबर ऑफ स्टेप्स का एक अप्रोक्सीमेशन होता है। ऐसा कुछ नहीं कि बता देगा ये एल्गोरिथम 4 सेकंड लेगा, ये 40 सेकंड लेगा, नहीं। लगभग अंदाजा है कि ये मतलब इतना ले सकता है, 4 लाख ले सकता है, ये 40 है। ये नंबर में भी नहीं आता, ये कुछ क्या होता है वेरिएबल्स के फॉर्म में डिफाइन करता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पार्ट को पूरे बस रटिएगा। अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट एज इट्स साइज इनपुट ब्रेथ इंक्रीजेस। इसका सबसे मेन आइडिया है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है उसके हिसाब से इसका जो
टाइमिंग है वो कितना बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए लीनियर सर्च में आपको पता है कि एक लीनियर टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ये एग्जैक्टली डिपेंडेंट है साइज ऑफ एरे के। मतलब जो आपको लिस्ट ढूंढने दिया गया है, अगर हम चोर ढूंढना है तो अगर 100 कमरों में ढूंढना है तो मुश्किल से 100 मिनट लगेगा, अगर 1000 कमरों में ढूंढना है तो 1000 मिनट लगेगा। बात समझ में आया? That's it. तो इसको हम लोग बोलते हैं बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, ये लीनियर सर्च या लीनियर टाइम होता है कि हाँ जितना इनपुट है उतना ही टाइम लग रहा है। एक होता है बिग ओ ऑफ लॉग एन, मतलब इनपुट का ना आप एक तरह से समझ लीजिए क्या स्क्वायर रूट जितना टाइम लगभग लगभग लगेगा। ठीक है, अगर 1000 इनपुट है तो वो उसको, जैसे देखिए लीनियर सर्च क्या करता है, 1000 अगर बॉक्स में ढूंढना है तो 1000 जगह हाय पे भैया, चेक मेरी कर। आवाज आ रही है क्या? हाँ ये सैड की क्लास आज नहीं होगी, लाइक दी पूछ रही है कि 9 बजे तक क्लास है ये डीएस की। हाँ, बंद कीजिए उसको। ठीक है, तो लीनियर सर्च क्या है कि एक कंटिन्यूअस सर्च करता रहेगा और बाइनरी ये लॉगिन वगैरह। तो देखिए ये सब ये जो बिग O ऑफ 1 है ये कांस्टेंट टाइम होता है, यानी एक ही इंस्ट्रक्शन में काम तमाम कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है जितना इनपुट है उससे लगभग उसके स्क्वायर रूट टाइम में, ये क्या है जितना इनपुट है उतना एग्जैक्ट टाइम लेता है। ये n इंटू लॉग एन, यानी जितना इनपुट है गुना में एक तरह से आप समझिए कि उसका स्क्वायर रूट जितना टाइम। फिर एक होता है जो n स्क्वायर, यानी जितना लंबा आप इसका इनपुट देते हैं उसका स्क्वायर जितना टाइम लेता है। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो लीनियर सर्च का जो tn इक्वल टू n, जहां पे n जो है आप समझ लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, दैट्स इट। इन वर्स्ट केस एवरी एलिमेंट मस्ट बी चेक्ड वंस, देयरफॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा वर्स्ट केस की, अगर लास्टली देखिए अगर आप 1000 एलिमेंट के लिस्ट में कुछ ढूंढने जाएंगे तो जरूरी है कि पहले ही मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल रहे हैं कि 1 ही सेकंड तो लगता है ढूंढने में, आप तो हमेशा वर्स्ट केस लेके चलेंगे ना कि हाँ 1000 लग ढूंढना पड़ सकता है। ठीक है, तो वर्स्ट केस है। तो हमेशा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम बताता है कि वर्स्ट केस में कितना टाइम लग सकता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये बताता है कि वर्स्ट केस में कितना स्पेस लग सकता है। ठीक है, तो इट मेजर्स अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसमें वेरिएबल आता है, डेटा स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी स्टोरेज। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का 2 पार्ट है बेसिकली। एक तो होता है फिक्स्ड पार्ट, ठीक है, जो कि बेसिक कांस्टेंट वेरिएबल प्रोग्राम वगैरह होता है वो। एक होता है वेरिएबल पार्ट जो डायनेमिकली आप एलोकेट करते हैं वो। एग्जांपल की बात करते हैं, एन एल्गोरिथम स्टोर n वेरिएबल्स। अगर कोई एल्गोरिथम एरे का n नंबर स्टोर कर रहा है तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n है। ठीक है, n ब्लॉक यूज करेगा। अगर 10,000 एलिमेंट का है तो 10,000 ब्लॉक चाहिए उसको। ये एक तरह का लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सॉरी लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। समझ में आया? टाइम बेसिकली बताता है ये एल्गोरिथम मैक्सिमम वर्स्ट केस में कितना टाइम ले सकता है, कितना नंबर ऑफ स्टेप्स कर सकता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि कोई भी एल्गोरिथम वर्स्ट केस में कितना मेमोरी कंज्यूम कर जा सकता है। ठीक है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ की बात करें तो एग्जैक्ट एक बैलेंस बनाना कि कभी कभी ऐसा होता है टाइम कम करके स्पेस भले ही ज्यादा ले लो, टाइम कम रखो। कभी कभी ऐसा होता है स्पेस कम में ही काम करो भले ही टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए। तो इसका कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, लुकअप टेबल, हैश टेबल, रिकर्सिव एल्गोरिथम। ठीक है, फिर इसका एडवांटेज में जो लिखा हुआ है टाइम स्पेस का, ये भी देख लीजिए, कंपैरिजन देख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है। इसका पर्पस टाइम मेजर करना है, उसका स्पेस मतलब उसका पर्पस टाइम का एक आइडिया देना है, इसके स्पेस का। रिसोर्सेज की बात करें तो ये प्रोसेसर के टाइम पे फोकस करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जबकि ये मेमोरी के यूजेस पे फोकस करता है। ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो टाइम कम करना चाहता है, ये स्पेस कम करना चाहता है। एग्जाम्पल बिग O ऑफ n जो है वो लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और बिग O ऑफ n ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा उस पर लगभग। तो दोनों लगभग सेम ही रहता है, कुछ केसेस में इधर उधर होता है। 2 क्वेश्चन क्लियर? अब इतना भी अगर आप पढ़ लेना दोस्त, तो अब आपको जो चीट पर्चा भी अगर आप यूज करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि मुद्दा क्या है। अब बेसिकली हम लोग पहले क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसमें पढ़े थे ना एरे, याद है? नॉन प्रिमिटिव में एरे, लिंक लिस्ट, स्टार्ट, क्यू। तो अभी ऐसा 6 के 6 डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एरे पढ़ेंगे, फिर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिर स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे।
फिर ट्री पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ट्रावर्सल वगैरह देखेंगे, बीएसटी वगैरह, फिर ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ से रिलेटेड ट्रावर्सल वगैरह। इतना कर लेंगे काफी है, समझे? भले ही 20 क्वेश्चन आप ना भी करें, ऐसे समझिए ना 17-18 तक ये दोनों दोनों का डिफरेंस, ये दोनों दोनों का डिफरेंस, ये दोनों दोनों का अलग अलग ट्रावर्सल्स। शुरू करते हैं। एरे, एरे का टाइप्स बात करें तो एक 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, और मल्टी डायमेंशनल होता है। 1 डायमेंशनल में क्या होता है, एरे आप देख रहे हैं एक के बाद एक लगा हुआ है, जबकि 2 मल्टी डायमेंशनल, डायमेंशनल जो है भैया, हाँ, उसको 3D डायमेंशनल में बोलते हैं। अब 4D होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 30 तो बोलेंगे ही ना। तो एक 1D, देखिए एक होता है, हाँ आप तो पूछेंगे कितने आलू हैं, तो आप बोलेंगे 1 आलू, 2 आलू, उसके बाद आप देखें 3 है, 4, आप बोले बहुत आलू है, बात समझा? तो मल्टी का मतलब होता है बहुत, बहुत सारा डायमेंशन है। तो आप हो सकता है 1 डायमेंशनल, उसके बाद डायरेक्टली बोल देंगे बहुत मल्टी डायमेंशनल, या तो आप बोल सकते हैं 1D, 2D, 3D, तब मल्टी डी बोले, बट मल्टी डी तो आना ही आना है। आप वो 1 के बाद लाते हैं तो, या 2 पे, या 3 के बाद, समझ में आया? तो 1 डायमेंशनल का मतलब है कि एक डायमेंशन है एरे का, ठीक है, मतलब सिंगल एलिमेंट एक के बाद एक लगा है। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, एक तरह का आप समझिए कि मैट्रिक्स फॉर्म होगा, कि रो कॉलम के फॉर्म में, मतलब एरे ऑफ एरे, बेसिकली एरे है। तो 1 डायमेंशनल में हर पोजीशन पे एक एलिमेंट है, जबकि 2 डायमेंशनल में क्या होगा, एक एरे में हर पोजीशन पे एक एरे रहेगा, ठीक है, समझिए ना। ये एरे है ना, तो इसमें जो पोजीशन है पहला, यहाँ पे भी कुछ आप एक एरे इमेजिन कर लीजिए, तो वो क्या है आपका मल्टी डायमेंशन, मतलब 2 डायमेंशनल है। और मल्टी में क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल बनाए हुए हैं। ये A5 पहला बार ही लिखा था यहाँ पे साइज पहले डायमेंशन का, ये दोनों डायमेंशन का 3-3 लिखा है कि 3 रो 3 कॉलम, ये रो कॉलम और हाइट भी लिख दिया, 3 डायमेंशनल, ठीक है, समझे आप लोग? अच्छा, एरे के बारे में ज्यादा हम बताए नहीं, तो एरे बेसिकली क्या होता है, ऐसा एक थोड़ा मुश्किल है अगर ना मिला तो, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, एक एरे नहीं मिलेगा हमको? रुको यार, देखो मिल गया, बोर्ड बहुत दिन से बना हुआ है, बहुत सारा चीज होगा इस पे। तो एरे कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, मेमोरी में एक के बाद एक ब्लॉक लगा रहता है और सब में डेटा बढ़ा जाता है, और जो यहाँ पे इंडेक्स होता है इसको 0 इंडेक्स, ऐसे समझे 0 पोजीशन 1 पोजीशन, पहले वाले को 1 पोजीशन नहीं बोलते, 0 1 2 3 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ लिए एरे, ठीक है। फिर आप समझ लेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मेमोरी में या तो, और इन रो मेजर में क्या होता है, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड रो बाय रो। अगर रो मेजर है तो क्या होगा, रो बाय रो, कि हाँ ये रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो, ऐसे स्टोर होगा कि 1 2 3 पहले स्टोर किया जाएगा, फिर नेक्स्ट रो 4 5 6 स्टोर किया जाएगा, फिर नेक्स्ट रो 7 8 9 स्टोर किया जाएगा, ठीक है। Arrays are stored in contiguous memory allocation. The address of each element can be calculated using mathematical formula. तो सारे एलिमेंट एक मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर किया जाते हैं सिक्वेंशियली। तो बेसिकली ऐसा मुझे रो कॉलम में क्या होता है कि पहले रो, दूसरा रो, तीसरा रो ऐसे स्टोर किया जाएगा। कॉलम वाले में क्या होगा कि 1 4 7 पहले स्टोर किया जाएगा, आप देख रहे हैं पहला कॉलम, फिर 2 4 8 दूसरा कॉलम, फिर 3 6 9 तीसरा कॉलम। किसी को इसमें कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है क्या? तो इसका एक फॉर्मूला भी है। अच्छा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा नहीं, घबराइएगा मत, ठीक है। हर, अगर आप कोई पोजीशन निकालना चाहते हो तो आप बेस प्लस आई इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस में जे कर दीजिए, इंटू साइज कर दीजिए, आपको मिल जाए, ठीक है। आई मतलब नंबर ऑफ रोज करेंट जो भी रो है, और जे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको हम किसी तरह से एक पेज में ले आते हैं। गुड, ये इसलिए एक पेज पे कर दिए ताकि छापने वालों को दिक्कत ना हो।
बेसिक ऑपरेशंस एरे में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। एक तो ट्रैवर्सल, हर एलिमेंट पे एक एक करके विजिट करना। इंसर्शन, बहुत सारी लिस्ट ऑफ एलिमेंट में कोई एक एलिमेंट बीच में से घुसा देना या लास्ट में घुसा देना या किधर कहीं डाल देना। डिलीशन, कोई एलिमेंट को नोच लेना, मुझे सॉरी निकाल लेना, गलत वर्ड। सर्चिंग, किसी एक को ढूंढना कि कहीं ये है क्या, पप्पू को देखा क्या कहीं बीच में, तो मिल जाए तो सर्चिंग है, ठीक है। मतलब नहीं भी मिला तो सर्चिंग है। अपडेटिंग की, अगर कोई डेटा है मान लीजिए कहीं पे शाहरुख खान बैठा है तो आप वहां पे चाहेंगे कि इसको हटा के सलमान खान डालना है तो आप डाल सकते हैं, इसको अपडेट बोलते हैं। सॉर्टिंग की बात करते हैं, सॉर्टिंग तो भाई बुरा ही, मतलब बहुत सारा लोग बैठा हुआ है, आप बोलेंगे काम करो, जिसके पास जो सबसे ज्यादा लंबा वाला है वो आगे आ जाओ, जो सबसे छोटा वाला है वो पीछे चले जाओ। सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, छोटे वाले आगे आ जाओ, बड़े वाले पीछे चले जाओ। दोनों कर सकते हैं, मतलब किसी तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाना ही सॉर्टिंग कहलाता है। तो एडवांटेज है कुछ और लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन और डिसएडवांटेज, लिमिटेशन अच्छा चीज है, डिसएडवांटेज दिक्कत। आप में लिमिटेशन हो, लिमिटेशन का मतलब कुछ चीजें जो बेचारा नहीं कर पाया, इतना अच्छा बन के भी कुछ अच्छा नहीं बन पाया, मतलब कुछ चीजें रह गई। पहला एक्सेस है डायरेक्ट एक्सेस, इंडेक्स का यूज करके किसी को एक्सेस कर सकते हैं। कांस्टेंट टाइम में बिग ऑफ 1 में कोई भी एलिमेंट एक्सेस हो जा सकता है, इंप्लीमेंट करना आसान है, मेमोरी कोई एक्स्ट्रा नहीं लगता, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए बेस्ट है। आप एआई वगैरह जो आप देखते हैं उसमें एरे का बहुत यूज होता है, ठीक है। एरे का लिमिटेशन बात करें, साइज फिक्स है, बढ़ नहीं सकता, मेमोरी वेस्टेज है, ठीक है। अगर मान लीजिए 50 कुर्सी लगा दिए, 10 ही मेहमान आया, आपको पता है पहले से डिक्लेयर करना है तो दिक्कत है। कॉस्टली इंसर्शन, इंसर्शन कॉस्टली है, डिलीशन कॉस्टली है। होमोजीनियस डेटा, होमोजीनियस का मतलब है सेम डेटा, मल्टीपल डिफरेंट टाइप का डेटा रख ही नहीं सकते। एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये 0 1 2 3 जो आपको दिख रहा है, तो ये आपको इंडेक्स दिख रहा है और बगल में आपको आपका वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। फिर हो गया, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंक लिस्ट, मुश्किल से पहुंचे मैं यहाँ पे। लिंक लिस्ट बात करें, समझिए 6 डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे सिलेबस का था। स्ट्रक्चर ऑफ नोड, सबसे पहले चीज बात करें लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट बहुत सारे नोड का कलेक्शन होता है। आप अगर इसके बारे में और देखना चाहते हैं, सिंपल इमेजिन कीजिए कि एरे में जो डेटा था वो एक के बगल में एक रखा था। यहाँ पे क्या है, सब एक दूसरे से कोसों दूर है बट फिर भी भाई है। मतलब ये जो 15 है ना, इसका भाई 3 है, तो 15 कहीं और है, 3 कहीं और है, फिर इसका अगला भाई 17 कहीं और है, बट ये सब जुड़ा हुआ कैसे है, 15 के साथ इसके नेक्स्ट भाई का एड्रेस अटैच है कि 3600 नंबर पे मेरा दूसरा भाई है। तो एक तरह से फाइनली बाद में ये लोग एड्रेस का यूज करके अपने तो अपने होते हैं, सब इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। समझ में आया सबको। एरे में सब एक जगह झुंड बना के रहता है, एक के बगल में एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठा रहता है। ये लोग कहीं भी घूमते रहता है, लेकिन इसको पता है कि मेरा भाई कहाँ है, और ये फाइनली जब विवाद होता है तो सब एक साथ बुला लेते हैं, मतलब फड़िया लेंगे, ठीक है। समझ में आया। इसका बहुत फायदा है कि बीच में कोई नया भाई जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। बीच में जुड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब हाथ पकड़ के एरे में मान लीजिए सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बगल बगल में खड़ा है, तो बीच में एक को घुसने के लिए दोनों को हाथ दो सबको उधर उधर खिसकना पड़ेगा, तब जाकर बीच में खड़ा हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, अब ये जो छोटा सा टिंगू है, जो छोटे छोटे टिंगुओं से मिलकर पूरा डेटा बनाए। मतलब एरे में डेटा नॉर्मली एक ब्लॉक में आता था, बट ये ब्लॉक नॉर्मल ब्लॉक में डेटा नहीं देखता, मतलब 2 ब्लॉक को जोड़ के एक नोड बनाया जाता है, ऐसे दिल, तो दिल बनाते हैं ये लोग, ठीक है। डेटा और साथ में एक नेक्स्ट का एड्रेस, तो उसको हम लोग पहला नोड बोलते हैं। और ऐसा ही बहुत सारा नोड से मिलाकर लिस्ट बनता है, और पहले नोड को हम लोग कहते हैं हेड नोड, मुंडी, मेन, दिमाग पूरे परिवार का, तो हेड नोड है। और लास्ट वाले के लास्ट में नेक्स्ट में नल लिखा होता है, ये एक इंडिकेशन है। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, बहुत सारे नोड का कलेक्शन होता है। नोड में क्या होता है, डेटा और अपने अगले वाले का एड्रेस। पहला वाला जो नोड होता है उसको हेड नोड कहते हैं, जो लास्ट वाला नोड होता है उसके लास्ट में नल लिखा होता है, बस समझ गए आप लोग।
तो एग्जाम में बना दीजिएगा कि एक नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें डेटा होता है, डेटा होता है और पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड होता है। वेरी सिंपल। ऐसे लिख दो ना यहीं पे, ऐसे लिख दीजिए एक बार। A node consists of data and pointer। क्या हुआ बाबू? तो ये कुछ सही दिख रहा है, इस तरह से रहने दीजिए, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की बात करें, बहुत शानदार टॉपिक है। पहला है सिंगली लिंक लिस्ट, जिसमें 10, 20, 30, 40 नल, यानी ये जो अभी आपको पिक्चर दिख रहा है ये सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। अब आप देखेंगे डबली, सिंगली, डबली। डबली में देखिए क्या है सीन है कि हर डेटा नोड में दो दो चीज है, मतलब हर डेटा नोड अपने पिछले वाले से कनेक्टेड है। ये देखिए नेक्स्ट से भी कनेक्ट है और ये भी अपने प्रीवियस से कनेक्टेड है, ये भी अपने नेक्स्ट से कनेक्टेड है, ये भी अपने प्रीवियस से कनेक्टेड है। बात समझे ना कि हर नोड के पास दो दो एड्रेस रखने का कैपेसिटी है, पिछले वाले का भी एड्रेस, अगले वाले का भी एड्रेस। समझ में आया? देखिए यहाँ पे दोनों में एरो लगा हुआ, समझ में आ रहा है? और इसके शुरू में क्या है, प्रीवियस में नल, और इसके नेक्स्ट में क्या है, नल। समझ पा रहे हैं? बहुत इजी है, बहुत आसान एग्जांपल बना के आना। सिंगल में एक नल होता है, डबल में दो नल होता है। तो नोड एक ही होता है, एड्रेस दो होता है, अपने आगे पीछे दोनों एड्रेस याद रखता है। एक ऐसा है जिसको अपने सिर्फ आगे का पता है, एक ऐसा है जिसको अपने आगे भी पता है पीछे भी पता है। समझे? तो ऐसे समझिए, अभी एक जो चीज दिखेगा आपको ये इंटरेस्टिंग है कि जो लास्ट वाला डेटा है 40, ये वापिस कनेक्टेड है किससे? लास्ट वाला डेटा वापिस किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट वाले से। वाह, बहुत बरसों बाद आप लोग बोल रहे हैं, क्या बात है, नींद खुल गया क्या? ऐसे समझिए ये 10 से लेके 40 तक गए, फिर 40 से वापस इसी पे आ गए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यही सब है। गुड। तो ये नोड का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा बना दीजिए एग्जाम में कि एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें दो सेक्शन होता है, एक डेटा और नोड नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट में लिंक सेक्शन इसको कभी कभी बोलते हैं, और इसको कभी कभी मतलब नेक्स्ट भी बोल देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखिएगा। इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, मेमोरी कम चाहिए, फॉरवर्ड ट्रैवर्सल ही सिर्फ सपोर्ट करता है। इसमें क्या है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ट्रैवर्सल कर सकते हैं, दोनों वे में विजिट कर सकते हैं। इंसर्शन डिलीशन आसान है। एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए प्रीवियस पॉइंटर को होल्ड करने के लिए। समझें? इस तरह से आप लिंक लिस्ट कर गए। अब चलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरफ। सर्कुलर में क्या होता है, मतलब सॉरी सर्कुलर डबली। पहले तो सिंगली था, एक के बाद एक डेटा था, लास्ट में नल आता था। डबली में क्या है, हर नोड अपने आगे पीछे से कनेक्टेड है, तो पहले वाले के पहले में नल आता था, लास्ट वाले के लास्ट में नल जाता था। सर्कुलर में क्या हुआ कि मतलब नॉर्मल लिस्ट ही था, सिंगली ही था, बट लास्ट वाला जो था वो शुरू में आके जुड़ गया, यानी लास्ट वाले एलिमेंट के बाद नल नहीं है, लास्ट वाले के बाद पहला वाला एलिमेंट है, तो ये सर्कुलर है। अब सर्कुलर में ही आप समझे ना, ये जो डबली पढ़े थे ना, इसी को अगर आप लास्ट वाले को उठा के लास्ट के नेक्स्ट में बोल दीजिए प्रीवियस है, और प्रीवियस के ये जो सबसे शुरू हेड वाला नोड है इसके प्रीवियस से मान लीजिए लास्ट वाला नोड है, तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्लियर? समझ में आया दोस्तों?
ठीक है, तो इस तरह से कुछ लिंक होगा। अब बेसिक ट्रैवर्सल की बात करें तो जैसे उसमें था इसमें भी है इंसर्शन। ट्रैवर्सल की बात करें तो सबको विजिट करना, डिस्प्ले ऑल एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड, ये ट्रैवर्सल कहलाता है, आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। फिर इंसर्शन की बात करें, एक नया ऐड करना, इसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन। ठीक है, अब इंसर्शन जो है 3 टाइप का है, ये भी ध्यान रखिएगा कि बिगिनिंग में इंसर्ट करते हैं फर्स्ट नोड, या लास्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, या स्पेसिफिक पोजीशन में इंसर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये आपका टाइप्स ऑफ इंसर्शन है। क्लियर? याद रहेगा? बहुत बढ़िया। डिलीशन बात करें, डिलीशन में भी सेम चीज है, अलग अलग टाइप्स का डिलीशन है। तीनों है, शुरू में इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट में शुरू में डिलीट कर सकते हैं पहला वाला एलिमेंट या लास्ट वाला एलिमेंट या किसी पोजीशन पे वाला एलिमेंट। सर्चिंग की बात करें, किसी एक को पकड़ कर ढूंढना गया, इसको देखा क्या, बिल्लू को देखा क्या किसी ने, तो ऐसा समझिए। सही है। अपडेट के बाद एक होता है काउंटिंग नोड्स, की गिन के बताइए कितना नोड है, ठीक है, कितने आदमी थे, तो एग्जैक्ट नोड्स काउंटिंग है। फिर एडवांटेजेस की बात करते हैं और लिमिटेशंस। फिर लिंक लिस्ट का क्या एडवांटेजेस है, तो साइज डायनामिक है, जितना मर्जी बनाओ, एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन बहुत आसान है, मतलब इंसर्शन आसान है, डिलीशन भी आसान है, मेमोरी का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है, कहीं कहीं पे अगर मेमोरी स्कैटर्ड है तो उसको इकट्ठा करके यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। लिमिटेशन की बात करें तो लिंक लिस्ट क्या नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए, सीक्वेंशियल एक्सेस यहाँ पे मिलेगा, यानी ऐसा नहीं कि आप बीच में से कहीं भी रैंडम एक्सेस कर ले। सर्चिंग बहुत स्लो है, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें हैं। सो किस तरह से यहाँ ले सकते हैं क्या, एक पेज में आया तो मजा आया। चलिए फिर एप्लीकेशन है, अरे इसको लो यार बढ़िया से, नेक्स्ट पेज में लो, या फिर रहने दो, जो ले जाएगा उसके लिए काम आएगा। एप्लीकेशन है सिर्फ लास्ट वाले पेज पे, नहीं भी ले जाइएगा तो चलेगा ये, ठीक है, तो रहने देते हैं इसको। एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपका मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होता है, ठीक है, स्टैक क्यू बनाने में यूज होता है, म्यूजिक का प्लेलिस्ट में, ब्राउजर नेविगेशन में, पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन वगैरह इसमें कुछ में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोनों में डिफरेंस ये आप खुद देख लीजिएगा, हम सिर्फ थोड़ा सा बता के छोड़ दे रहे हैं। सबसे पहली चीज, एरे का डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि एरे क्या होता है। कंटिग्यूअस मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में रहता है, जैसे कि एग्जांपल में 10, 20, 30, 40 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा लिंक लिस्ट का डेफिनेशन लिखिएगा, जैसे स्टूडेंट कैसे लिखता है वैसे ही सब कुछ बना के। फिर एग्जांपल इसका लिख दीजिएगा कि हाँ लिंक लिस्ट ऐसा होता है। फिर आप डिफरेंस बताना शुरू कीजिए चिल्ला चिल्ला के कि ये होता है। फिर कंपैरिजन ऑपरेशंस का भी मन करे तो कर दीजिए कि हाँ इंसर्शन इसमें बिग ऑफ 1 टाइम में होता है, ये बहुत टाइम लेता है, ठीक है। इसमें क्या है, सीक्वेंशियल ट्रैवर्सल करना होता है तो बिग ऑफ n टाइम लगता है। अब ये सब चीज थोड़ा इग्नोर कीजिएगा अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझते हैं तो। बस इसमें जाने कि डायरेक्ट एक्सेस है, इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ये बस ट्रेड ऑफ है भाई, लिख लेना ऐसे ही, ज्यादा हम लोग इसमें बता नहीं सकते तीनों चीज। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखा हुआ है तो ये सब देख लीजिएगा। ऐसे समझिए ना, ये डिफरेंट जो ऑपरेशंस आप कर सकते थे, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, वो एरे में कैसा है और लिंक लिस्ट में कैसा है करना, वो चीज बताया हुआ है। फिर एडवांटेजेस ऑफ एरे, एरे में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, फिर एरे के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सॉरी अच्छा ये एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट है। तो ये दोनों आपका दोनों का एडवांटेज हो गया। लास्ट में दोनों का एप्लीकेशंस, अच्छा डिसएडवांटेज नहीं लिखे थे दोनों का एप्लीकेशन देख लीजिए कि हाँ दोनों किस जगह यूज होता है। कंक्लूजन का कोई जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। देखिए इसमें कुछ खास बताने को था नहीं, हम मतलब मेमोरी एलोकेशन में क्या है, इसमें कंटिन्यूअस है, इसमें कहीं कहीं एलोकेट होता है। साइज की बात करें तो इसका फिक्स है, इसका आप डायनेमिकली ग्रो करा सकते हैं। मेमोरी यूटिलाइजेशन की बात करें, इसमें वेस्ट होता है अगर यूज नहीं हुआ या फिर कम पड़ गया तो दिक्कत ही है।
लिंक लिस्ट में क्या है, जितना जरूरी है उतना ही एलोकेट कीजिए। एक्सेस एलिमेंट की बात करें तो इंडेक्स का यूज करके रैंडम एक्सेस होता है, इसमें आपको पहले से लास्ट तक सबको एक्सेस करना होता है। इंसर्शन की बात करें तो इसमें शिफ्ट करना पड़ता है, अगर बीच में कहीं इंसर्ट करना है तो। इसमें क्या है, सिर्फ बीच में करना है तो कहीं से कहीं जोड़ दीजिए, हो जाएगा। डिलीशन की बात करें, इसमें शिफ्ट करना पड़ता है एरे में, इसमें क्या है, कहीं से कहीं डिलीट कर दीजिए। सर्चिंग की बात करें तो इसमें आपके पास इंडेक्सिंग का यूज करके बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, कभी कभी फास्ट एक्सेस कर सकते, सर्च कर सकते हैं। इसमें सीक्वेंशियली लिंक लिस्ट में सबको विजिट करना होता है। देखिए, अगर एड्रेस का यूज करके जुड़ा रहेगा तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब सबको विजिट करना पड़ेगा तो एक एक कुछ देख देख के जाना पड़ता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो एरे को चाहिए कि पर एलिमेंट एक ही, जितना डेटा है उतना ही चाहिए। इसको डेटा के साथ साथ एक एक्स्ट्रा भी चाहिए नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करने के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एरे सिंपल है, ये टफ है। ट्रैवर्सल की बात करें तो इसमें इंडेक्स का यूज करके इजी होता है, इसमें थोड़ा टफ है। क्लियर है सबको? ऐसे ही सजा सजा के मेरे मित्र लिख के आइएगा। अब स्टैक क्या होता है? स्टैक बस एक लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे एक एरो था ना, अपने को लाइन भी बचाना है भाई। अरे यार, ये साथ में क्यों जा रहा है? ऐसे जाएगा ये। देखिए, इसमें क्या है, 10, 20, 30 आप गिन सकते हैं। ये एक तरह से क्या है, पहले 10 है, फिर उसके ऊपर 20 चला, फिर उसके ऊपर 30, फिर उसके ऊपर 40। सबसे ऊपर वाला तो इसको हम लोग टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो इन द एबव स्टैक 40 इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट एंड विल बी रिमूव फर्स्ट। तो यही बात है कि जो इसमें आप यहीं पे लिख दीजिए इन दिस स्टैक 40 जो है सबसे ऊपर है, तो अगर रिमूव करने की बारी आएगी तो सबसे पहले 40 को ही आया जाएगा। क्लियर? स्टैक का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन लिख दीजिए, या फिर इसको एग्जाम्पल लिख दे यार, हटाओ एग्जाम्पल, ठीक है। तो बस ऐसा कुछ बना दीजिएगा, एक के ऊपर एक एलिमेंट लिख दीजिएगा, बोलिएगा ये टॉप वाला है। अगर रिमूव करना हो तो सबसे पहले ऊपर से निकलेगा। तो स्टैक बेसिकली होता है क्या, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जो आप देखते हैं खाने का प्लेट वगैरह जो लगा रहता है ना, उस तरह से जब आप सबसे रखना चाहेंगे तो हमेशा एक ही वो साइड ऊपर से रख सकते हैं, और जब रिमूव करना चाहेंगे तो ऊपर से ही रिमूव कर सकते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है स्टैक, कि एक के ऊपर एक डेटा रखा हुआ है। तो जब भी नया डेटा ऊपर से रखते हैं तो इसको बोलते हैं पुश, और जब भी कोई नया डेटा ऊपर से रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉप। बीसीए वालों, आप लोग को ये याद है ना भाई, जो पहले से पढ़ रहे हैं? हम सब दे बाबू ने तो तेरा लोग को पूछने लगेंगे, और नहीं बताएगा तो नाम ले लेके बोलेंगे कि बहुत बेइज्जती महसूस होगा दोस्तों लोगों को। तो बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं। क्या क्या है? पुश है। पुश मतलब कोई भी डेटा ऐड करना एरे में, ठीक है, वो पुश कहलाता है। और कोई भी डेटा रिमूव करना क्या कहलाता है? कोई भी डेटा रिमूव करना कहलाता है टॉप। पॉप। ये मामा, ये तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट करो, जैसा था वैसे ही कर देंगे। तो मान लीजिए ये कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, 4 डेटा बहुत है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि टॉप पे अभी क्या है, टॉप पे क्या है, 50 है। 50 है, बहुत बढ़िया। तो अगर रिमूव करना हो तो सबसे पहले कौन रिमूव होगा? 50 रिमूव होगा, बस यही चीज। पॉप की बात करते हैं, आफ्टर पॉपिंग। अच्छा, ना बच्चे, एक काम करो, इतना ही रहने दो, ठीक है। मान लीजिए 3 ही एलिमेंट था, ठीक है, 20, 30, 40। तो अगर रिमूव करेंगे तो 40 रिमूव होगा, यही चीज एग्जांपल में बताया गया। और ऑपरेशन में पुश में देखिए बता रहा है कि इफ 50 पुश इन अबव स्टैक, अगर जो ऊपर वाला स्टैक था
40 30 20 वाला, इसी के ऊपर अगर 50 डाल दिया गया तो आप देख रहे हैं 40 30 20 नीचे चला गया, उसके ऊपर 50 आके बैठ गया। तो वेरी सिंपल बोल दो रहे हैं, जो पहली बार जो रहा है वेरी सिंपल, हमको समझ में नहीं आया। बड़ा मतलब गंभीर स्थिति है वो लोग का। तो मान लीजिए कि अगले सेमेस्टर से पढ़ना दोस्त, शुरू से ही हम लोग से संपर्क कर लेना, कृपा में रहेंगे आप लोग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर पॉपिंग, यहाँ पे पॉप किया तो क्या होगा, 50 ऊपर से गायब हो गया, जो 50 ऊपर से बैठा था वो गायब हो गया, पहले जैसा एरे दिखता था वैसा ही दिखने लग गया। समझ में आया आप लोग को कि नहीं? समझें? अच्छा, जो पहले 40 30 20 था, फिर उसके ऊपर 50 डाले तो पुश करना का है, ठीक है। फिर ऊपर से अगर आप निकाल लेंगे तो 50 ही निकलेगा, तो एक तरह का पॉप हो गया। फिर होता है पीक। पीक का मतलब होता नहीं, ये सिर्फ टॉप एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है, लेकिन उसको रिमूव नहीं करता। पॉप जैसा ही है, पॉप क्या करता है, रिमूव करके लास्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। ये क्या है, बस रिटर्न कर देता है कि हाँ भैया ये देखें हैं इसको। इज एम्प्टी चेक करता है कि क्या ये खाली तो नहीं है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि स्टैक में जो टॉप का वैल्यू है वो -1 अगर है, इसका मतलब वो खाली है। याद है सबको -1 क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। भाई साहब, अब इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग आप एरे भी कर सकते हैं और स्टैक भी कर सकते हैं। तो स्टैक वाला देखते हैं सबसे पहले क्या है। गुड। तो आप एल्गोरिदम पुश करने का क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले चेक कीजिए क्या स्टैक फुल हो गया है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है, इफ फुल तो बोल दीजिए कि स्टैक ओवरफ्लो, अदरवाइज टॉप को इंक्रीमेंट कीजिए, टॉप प्लस प्लस, याद है। और फिर स्टैक में टॉप पोजीशन पे डेटा रख दीजिए और स्टॉप कर दीजिए। क्लियर? गुड। जो लोग प्रोग्राम जानते हो प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एरे इम्प्लीमेंटेशन, यही सब एडवांटेज है, ठीक है। लिमिटेशन की बात करें तो ये सब लिमिटेशन है। फिर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक की बात करते हैं। लिंक लिस्ट का यूज करके अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कलर करना है ना। तो अगर आप एरे का यूज करके करते हैं तो सिंपल है, फास्ट एक्सेस है, लेस ओवरहेड है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लिमिटेशन क्या है, साइज फिक्स मिलेगा, मेमोरी वेस्टेज होगा अगर ज्यादा बड़ा स्टैक बना के बैठ गए तो। अगर वही चीज आप लिंक लिस्ट का यूज करके करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। पहले तो आप देखें स्टैक का यूज करके पुश और पॉप ऑपरेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब लिंक लिस्ट का यूज करके देखते हैं। इसमें नोड और डेटा लिंक वाला कोई जरूरत नहीं है, स्टैक रिप्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए स्टैक कैसे लिंक लिस्ट में बनता है। तो हमेशा हम क्या करते हैं ना, देखिए एरे में जब हम लोग इमेजिन करते हैं ना तो लास्ट में इंसर्ट करते जाते हैं, ठीक है। लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते जाते हैं, इंसर्ट करते जाते हैं, इंसर्ट करते जाते हैं टॉप पे। जबकि लिंक लिस्ट में ये चीज उल्टा करते हैं हम लोग को। बेसिकली हम लोग का रूल स्टैक में क्या फॉलो करना है कि एक ही साइड से इंसर्ट, एक ही साइड से डिलीट। तो लिंक लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में तो नल मान ही लेते हैं, इधर साइड से शुरू में ऐड करते जाते हैं। जब भी कोई ने ऐड करना है तो शुरू में ऐड किया, जब रिमूव करना है तो शुरू से रिमूव कर ले। क्योंकि हमको पता है कि शुरू में रिमूव करने के लिए ज्यादा कहीं जाना नहीं है, तुरंत रिमूव होगा और तुरंत ऐड हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये लॉजिक फॉलो करते हैं कि शुरू में ही कर लिए। क्लियर? क्या ये बात समझ आया? गुड। किसी तरह से एक लाइन मामा बचा दे मेरा, एक लाइन ये ऊपर चला जाए। इन एरे इम्प्लीमेंटेशन here, ऐसे लिखना भाई, here stacks are stack elements are stored, जो भी है पता नहीं, अपने को पता है एक लाइन पहले से। समझ में आया दोस्त? छोटा छोटा हम लोग दिमाग लगाते हैं कि हाँ सही में पढ़ने वाले को थोड़ा अच्छा रहे, तो इससे फायदा होता है। आप लोगों को पता नहीं है बट में फॉर्मेटिंग का काम भी साथ साथ करते जा रहे हैं। तो एडवांटेजेस यही है कि साइज डायनामिक है, कभी भी बढ़ता घटता है, मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है, ओवरफ्लो बहुत रेयरली होगा क्योंकि जब पूरा मेमोरी
तो दुनिया में जब जगह खत्म हो जाएगा तभी यहाँ पे कमी पड़ेगा, और नहीं तो डायनेमिकली एलोकेट करते रहता है। समझ में आया सबको? भैया बच्चों वो क्या बोलते हैं, वो चेंज सर्टिफिकेट मिला है क्या? किसको? इसको भाई, अब नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक और एडवांटेजेस की, क्या क्या एडवांटेजेस है सब अपना देख लीजिएगा। कंक्लूजन कि स्टैक क्या होता है, ठीक है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और यही सब बात लिखा हुआ है, ठीक है। फाइन, देख लेना भाई लोग, ऐसे ही रहना उसका। समझ में आया सबको क्या है? बेसिकली देखिए स्टैक क्या है, ऐसा लिस्ट जिसमें एक ही साइड से इंसर्शन और एक ही साइड से डिलीशन हो। तो एरे का यूज करके भी स्टैक बन सकता है और आप लिंक लिस्ट का यूज करके भी बना सकते हैं, दोनों जुगाड़ है, समझे? तो यहाँ पे थोड़ा ना हम इसमें जगह नहीं बचाते हैं, मतलब बढ़िया से है जगह तो यूज करो। ना फाड़ने वाला को दिक्कत हो, सोचना पड़ता है ना, नीचे से बेचना फाड़ के ले जाएगा। यही रीजन है कि आप लोग को लगता है कि नोट्स हम बनाते हैं अच्छा क्यों बनाते हैं। हम एआई से बनाने को हम 2 मिनट बोलेंगे वो सब बना के देते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं बैठ के कि अच्छा एक लाइन में नहीं आ रहा है, कहीं फाड़ने में दिक्कत होगा, वर्ड यहाँ पे थोड़ा टफ लग रहा है। अब बात करते हैं क्यू का। तो क्यू जो है फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक साइड से इंसर्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये फ्रंट है तो अब ये इधर से ही दिखा दिया, बट ऐसा समझे उल्टा दिखा दिया। मान लो इसको रियर बोल दो यार, रियर से इंसर्ट करते हैं और फ्रंट से डिलीट करते हैं। समझे आप लोग बच्चों? ऐसा समझिए फ्रंट साइड से बाहर निकलेगा, एग्जाम्पल इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे टैब दबा दीजिए, सेंटर में रहेगा तो इधर इधर साइड से जाते जाएगा और इधर से मूव हो जाएगा। इन द एबव हम बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 10 विल बी रिमूव्ड फर्स्ट बिकॉज इट वाज फर्स्ट इंसर्टेड। अरे तो सब में किए हुए भाई, एरो उल्टा बना दिया है ये। हम लोग थोड़ा इसको सुधारते चलेंगे। हम लोग बोलते हैं इसमें कौन सा रिमूव होगा, सबसे पहले 50 रिमूव होगा, ठीक है, क्योंकि 50 इधर है फ्रंट साइड से, तो उधर से रिमूव हमेशा रियर से इंसर्ट होता है, पीछे से फ्रंट से निकलता है। वैसे क्यू का बेसिक लॉ ये फॉलो करता है। नेमिंग का क्या है, किसको रियर बोल दीजिए, इसको फ्रंट बोल दीजिए, बेसिक चीजें फॉलो कर ही रहा है। अब पहला ऑपरेशन की बात करते हैं, इन क्यू। अगर नया डेटा ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नया डेटा, इमेजिन कीजिए कि 60 आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इधर से ऐड कर दिए। अच्छा, रियर से आप ऐड कर रहे हैं तो इसको आप समझिए कि आप रियर कह रहे हैं, इसको आप फ्रंट कह रहे हैं। तो आपने नोटिस किया कि एक और डेटा यहाँ पे लग गया। क्या हुआ भाई, समझ में आया? रियर में आर होगा, आप डी लिखेंगे। हाँ बाबू, ठीक है। तो अब इनक्यू की बात करते हैं। इनक्यू का मतलब जैसे उसमें पुश होता था ना स्टैक में, यहाँ पे इनक्यू है कि नया डेटा ऐड करते हैं। अब डीक्यू का मतलब क्या है, डेटा रिमूव करने। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हो गया, 10 रिमूव हो गया, 10 नहीं 60 रिमूव हो जाएगा, ठीक है 60, क्योंकि इधर रियर है। रियर, बस आपको यही दिखाना है कि एक साइड से डेटा आएगा और दूसरी साइड से चला जाएगा, जैसे कि आप लोग का पढ़ाई में होता है, एक साइड से ज्ञान आता है दूसरी साइड से चला जाता है। तो रिमूव 60 अगर आप करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहले 10 से लेकर 50 तक था, ठीक है, फिर आप 60 ऐड किया तो क्या हो गया, ऐसे बन गया। तो अब जब रिमूव होगा ना तो आप ऐसे समझिए कि 50 रिमूव होगा, ठीक है।
यहाँ पे मान लीजिए 50 से पहले क्या था, हाँ 50 यही था। चलिए जो लिस्ट पहले जैसा था ना वैसा बना लीजिए, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि 50 बाहर निकल गया, अरे वो कॉपी पेस्ट हो गया यार गलती से, ऐसा था, ठीक है। मामा ऐसा समझिए 50 आगे से बाहर पार हो गया, ठीक है। जब जैसे ये पीछे से धक्का दिया इधर से तो ये गायब हो गया। तो एक और यहाँ पे DQ हो गया। अब पीक की बात करते हैं। पीक क्या करता है, बस फ्रंट एलिमेंट को थोड़ी देर के लिए दिखा देता है, बट ये एक्चुअल में रिमूव नहीं करता, यही डिफरेंस है। अब फिर आगे आप वही एरे वाली बात की, क्या क्यू खाली है, इज एम्प्टी, क्या क्यू फुल है, इज फुल, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है कि फ्रंट का वैल्यू -1 हो जाए या फिर फ्रंट रियर से ज्यादा हो जाए। तो ये दोनों देख लीजिएगा। अब इम्प्लीमेंटेशन की वही बात करते हैं कि एरे का यूज करके भी बन सकता है क्यू और लिंक लिस्ट का यूज करके भी बन सकता है। कुल मिला के आप यही समझे कि एरे से भी बनता है क्यू और लिंक लिस्ट से भी बन जाता है। क्लियर है सबको और नॉट? क्या सबको ये बात क्लियर है? गुड, वेरी गुड गाइस। तो देखिए कैसे बनेगा क्यू का यूज करके। अब ये आप लोग पढ़े हुए नहीं होंगे तो थोड़ा लगेगा, बट इसको रट जाइएगा एक एक करके। ऐसे समझिए उसमें एक टॉप वेरिएबल होता था, इसमें 2 वेरिएबल आएगा आपका, रियर और फ्रंट दोनों वेरिएबल यूज होगा। अब काम कैसे करता है देखते जाइएगा। सबसे पहले क्या है, चेक करना है क्यू फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो बोल दीजिए क्यू ओवरफ्लो। पहला 2 स्टेप तो याद हो गया। चेक करो कि इज फुल, अगर फुल है, इफ फुल है तो बोल दो क्यू ओवरफ्लो। स्टेप 3 क्या है, अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट का वैल्यू 0 सेट कर दो, ठीक है। इंक्रीमेंट करो रियर को, ठीक है, और क्यू में रियर पोजीशन पे डेटा रख दो। जैसे उसमें हमेशा टॉप पोजीशन पे डेटा रखते थे, इसमें रियर पोजीशन पे डेटा रखते जाएंगे। रियर को इंक्रीमेंट करेंगे और रियर पे डेटा रखते चले जाएंगे, और जैसे ही हो गया फिर स्टॉप कर देंगे। डीक्यू करने का रूल सिंपल है, आपको क्यू में फ्रंट पोजीशन से डेटा निकालना है, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। और अगर आपका फ्रंट से ज्यादा रेयर हो गया है तो आप रीसेट कर दीजिए, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू फिनिश। ये दोनों बात समझ नहीं होगा आप लोग। क्यों हम शायद बताए भी नहीं थे, लास्ट प्रोग्राम में स्टार्ट का बताए थे, तो मान के चलिए कि इसको अभी के लिए आप स्किप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो बता रहा है आप थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा, एल्गोरिथम पे ध्यान सिर्फ क्या कहते हैं ज्ञानवर्धक जितना ही दीजिए। एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल स्ट्रक्चर है, फास्ट एक्सेस है। लिमिटेशन एरे का क्या है कि मतलब मेमोरी वगैरह फिक्स है, यही सब बकवास है, वो तो लिखा हुआ है। अब अगर आप क्यू का यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, क्यू का इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी है, ठीक है। क्यू सॉरी लिंक लिस्ट का यूज करके अगर क्यू इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। पहली बात, नोड का स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, एक पता नहीं फोटो बार बार क्यों दे देता है। तो इस बार क्या होगा, ये हर बार रियर को फ्रंट और फ्रंट को रियर लिखता है, इसीलिए एआई पे कुछ जॉब नहीं मिल रहा है, आ नहीं पा रहा है हम लोग का जॉब। उसके लिए नजर में दुनिया ही उल्टा चल रहा है। समझ में आया आप लोग को? तो पढ़ा है दोस्त, एआई फीआई कुछ नहीं करेगा। तो इसमें क्या है देखिए, ध्यान रखिए, फ्रंट जो है ना आपका ये वाला नोड है एक्चुअली, यहाँ पे फ्रंट आप इसी को कहिए, नल को नहीं कहिए। नल को ही बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से समझने कि इधर साइड से इंसर्ट हो रहा है, जब भी आप रेयर से मतलब नया नोड है शुरू में ऐड कर देते हैं, और लास्ट में जब रिमूव करना हो तो ट्रैवर्स करके लास्ट में जाके रिमूव करते हैं। डीए से 3rd सेमेस्टर का है, जिसका नहीं है वो जा सकता है। हाँ भाई 3rd, ऑलमोस्ट सब लोग 3rd सेमेस्टर से है भाई, डीए से 3rd सेमेस्टर का है, 3rd से ही होगा, हम जानते हैं ना। इनक्यू ऑपरेशन और डीक्यू ऑपरेशन कैसे काम करता है, इनक्यू डीक्यू। इनक्यू डीक्यू कुछ भी याद रखिए, इनक्यू मतलब डेटा ऐड करना, डीक्यू का मतलब डेटा रिमूव करना। भाई जो लोग इग्नू वाले हैं उनके लिए 3rd सेमेस्टर है, जो लोग बीआरएबी यूनिवर्सिटीज हैं उनका 2nd सेमेस्टर में ही डीएस है। एडवांस है ना ये लोग। उन लोगों का 3rd सेमेस्टर से क्यों है? ये उसको पूछिए यूनिवर्सिटी वालों को, हम उसमें क्या कर सकते। हम ये भी तो पूछ सकते थे कि हमारा सेकंड में ही क्यों है। एक बार हाँ ये भी बात सही है। एक ज्ञान का बात देते हैं, आप लोग ले लीजिए। एक बार एक स्टेज पर आदमी था, कुछ
टीचर था, उससे कोई ऐसा सवाल पूछ दिया ना, तो वो लाइफ का सबसे बड़ा बात बोला कि मतलब समझिए स्टेज का सबसे बड़ा बात बोला अब तक का, कि जस्ट बिकॉज कि मेरे हाथ में माइक है डजंट मीन कि मुझे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान पता है और आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो एंड माई लिमिटेशंस, या फिर मेरा स्कोप कहाँ तक है, उस हिसाब से आप क्वेश्चंस पूछिए, तो आप भी स्मार्ट साउंड करेंगे और हम भी जवाब दे पाएंगे। बात समझा? योर फ्यूचरिस्टिक कॉलेज है भाई आपको, फ्यूचरिस्टिक है, गया गुजरा है ये भी। इग्नू अगर पानी में है तो ये भी कंपेयर करना मुश्किल है कि कौन पहले डूबेगा। तो ये अलग अलग ऑपरेशंस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। फिर एप्लीकेशंस है, क्यू का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा। सीपीयू शेड्यूलिंग में, नेटवर्क शेड्यूलिंग में, मैसेज पासिंग में बहुत बड़ा ब्रह्मांड जगह पे यूज किया हुआ है। फिर एडवांटेजेस लिखे हुए, क्यू का क्या क्या एडवांटेज है, कहाँ कहाँ पे क्यू भाई साहब काम आते हैं। फिर ये जो कंक्लूजन लिखा है, देखते हैं आ पाता है कि नहीं आ पाया। सैड तो कंक्लूजन वैसे भी हम लोग हर बार प्रायोरिटी देते नहीं है, तो उड़ा देंगे इसको। हम लोग 8वें क्वेश्चन पे आ गए, स्टैक क्यू। और इसके बाद हम आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाएंगे कहानी, क्योंकि 9 बजने वाला है, और बाकी आप लोग खुद से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब जितना पढ़े ना उतना को रिवाइज करके जाइएगा। बेसिकली ऐसा समझिए हम लोग स्टैक क्यू पे आ चुके हैं, ठीक है। स्टैक क्यू करेंगे, ट्री ग्राफ करेंगे, उसके बाद एल्गोरिदम वगैरह आप खुद से थोड़ा फिगर आउट कीजिएगा। हम शुरू में ही बोल देते पूरा नहीं पढ़ाएंगे तो ये लोग आता ही नहीं, मतलब लास्ट में हम डाउट वेस्ट कर देंगे। जो आपको पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि सब बताना मुश्किल है। हेलो, बोल रहे हैं गेस्ट पेपर भेज दीजिएगा या नोट्स भेज दीजिएगा? हाँ, ये पीडीएफ भेज देंगे, बना ही से रहे, सजा ही से ले रहेंगे, इसको भेजना है। मेरा तो काम यही है कि इसको सजाना। तो ठीक है, इसमें रहेगा, देखिए इसमें 20 क्वेश्चन है, आंसर सब क्वेश्चन का है, बट दिक्कत तो ये फॉर्मेटिंग नहीं है। लास्ट क्वेश्चन तक का आंसर है, अभी आधा तक हुआ है हम लोग, ऐसे मुझे आधा आप कर लिए अगर अभी तक समझ गए हैं तो। अब स्टैक क्यू के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। तो स्टैक जो है लीनियर है, ये लीफो फॉलो करते हैं, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इंसर्ट हुआ पहले निकलेगा, ठीक है। समझें? तो एग्जाम्पल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, दोनों का हटाइए, ऊपर पढ़वे किए हैं। अब बस क्यू देख लीजिए कि क्यू क्या करता है। क्लियर है सबको? स्टैक एक ही साइड से इंसर्शन, एक ही साइड से डिलीशन। क्यू जो है दोनों साइड से, एक साइड से इंसर्शन, एक साइड से डिलीशन। क्लियर? एग्जाम्पल का कोई जरूरी नहीं बच्चों। डिफरेंस देख लिए, ऑपरेशंस देख लीजिए कि हाँ किसमें क्या क्या ऑपरेशंस है। इसमें पुश पॉप इज फुल, ये सब कुछ कुछ ऑपरेशंस है। देखिए तीनों में पिक इज एम्प्टी इज फुल, दोनों में स्टैक क्यू में भी होता है। उसमें जो ऐड करते हैं उसको पुश बोलते हैं, रिमूव करने को पॉप बोलते हैं। इसमें ऐड करने को इनक्यू बोलते हैं, रिमूव करने को डीक्यू बोलते हैं। क्लियर? नहीं क्लियर है बच्चों? ऑरेंज कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक लिखे हुए हैं, ये कैसे कैसे कर सकते हैं। एरे का यूज करके भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी करवा सकते हैं। क्यू का इम्प्लीमेंटेशन भी है, एरे से भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस है। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा हुआ है। ये टेबल था, वो टेबल जैसा आया क्यों नहीं? चलिए इसको भी हम ऐसे ही सजा दे रहे हैं जैसे इसमें लगाया हुआ है। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये जो कंपैरिजन टेबल है ये आपका मेन है। सबसे पहली बात, कंपैरिजन टेबल में बस आप ध्यान रखें प्रिंसिपल क्या क्या फॉलो करता है, कि ये लीफो फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमेशा इंसर्शन टॉप पे करता है, ये हमेशा इंसर्शन रेयर पे करता है, यानी पीछे।
डिलीशन की बात करें तो टॉप से डिलीट करता है, ये फ्रंट से डिलीट करता है। मतलब देखिए इसमें ना इंसर्शन डिलीशन दोनों टॉप टॉप है, इसमें इंसर्शन रेयर पे और डिलीशन टॉप पे। एंड्स यूज की बात करें तो वन एंड यानी एक ही छोर यूज होता है, ये दोनों शुरू वाला लास्ट वाला दोनों यूज करता है। ऑपरेशन की बात करें तो इसमें पुश पॉप है और इसमें इनक्यू डीक्यू है। क्लियर, समझे कि नहीं? एप्लीकेशंस ऑफ क्यू, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज भी रट लीजिए। एडवांटेज क्या है स्टैक का, तो स्टैक का ये 4 एडवांटेज है, ठीक है। क्यू का ये 4 एडवांटेज है। एप्लीकेशंस इसका इतना सारा है, 4-5 एप्लीकेशंस है। पूरा सेलेक्ट करके टैब दबाना होता है तब सही जगह जाएगा। ये पूरा इसका एप्लीकेशन है। छोड़ दे क्या सेकंड वाले लोग भाग जाइए, आप लोग जा सकते हैं, 9 बज जाएगा उसके बाद हम छोड़ देंगे। तो स्टैक क्यों समझ लिया, एक बार ट्री ग्राफ सुन लो यार, मेरे कसम से जितना आपका तो सिर्फ सुनना है, मेरे को बोलना है, और मेरा गला दर्द कराना आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट ट्री ग्राफ एटलीस्ट कंप्लीट करके जाइए, क्योंकि जिनका एग्जाम है उनके लिए हमको पता है कि ये 1 मिनट एक्स्ट्रा आपको ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब देखिए आप ऐसा नहीं कि सब कुछ समझ जाएंगे, बट ये होगा ना कि अगर आप मन से बना के लिखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप एक्यूरेट लिखेंगे, समझे? तो सबसे पहले बात करते हैं ट्री का, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ट्री क्या है, एक हायरार्कियल है जिसमें कि कुछ टर्म्स होता है। अब टर्म समझ लीजिए, बाकी सब मतलब बात बनाना बहुत आसान हो जाएगा, आप कुछ भी बात बना दे सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो ट्री में हर छोटा छोटा डाटा होता है, हर छोटा छोटा पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं नोड, ठीक है। जैसे ABCDEFG ये सब जो देखें आप, क्या है, नोड्स है। क्लियर, गुड। फिर होता है रूट नोड। रूट नोड कोई एक ही होता है, जो सबसे ऊपर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड। क्लियर, जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है, रूट नोड होता है। फिर एक होता है पेरेंट नोड। नहीं नहीं ऐसे रहने देखिए पेरेंट नोड का काम क्या है, जैसे कि नोड क्या है, जितना भी पॉइंट है ना सबको नोड बोलते हैं। रूट नोड क्या है, जो सबसे ऊपर है वो रूट नोड है। पेरेंट नोड क्या है, हर किसी का अपना पेरेंट है। जैसे G है, इसका पेरेंट है C, F है, इसके ऊपर जो भी नोड है। अब A का कोई पेरेंट नहीं होता है, रूट सिर्फ एक ऐसा होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता है, बाकी सबका कोई ना कोई ऊपर होता है, उसके ऊपर उसको पेरेंट बोलते हैं। क्लियर। चाइल्ड नोड क्या है, जो जैसे D क्या है, चाइल्ड नोड है, किसका चाइल्ड है, B का। हमेशा 2 नोड में ना जो ऊपर वाला वो पेरेंट और नीचे वाला चाइल्ड। सिबलिंग की बात करें, अगर 2 नोड जैसे DE ये दोनों सेम लेवल पे आते हैं तो ये दोनों क्या है, सिबलिंग है, यानी भाई भाई। समझे, सिबलिंग का होता है ना, ये मेरे सिबलिंग्स हैं। हाँ, फिर लीफ नोड की बात करते हैं। लीफ नोड क्या होता है, लीफ नोड ना, जैसे देखिए सिबलिंग B और C भी है, दोनों सेम लेवल पे तो सिबलिंग है। D और E भी सिबलिंग है, EFG भी सिबलिंग है, सब सिबलिंग है। अच्छा एक और चीज है क्या, E और F जो है वो सिबलिंग नहीं है, क्योंकि दोनों का पेरेंट सेम नहीं है। तो ये दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए और दोनों का पेरेंट सेम होना चाहिए, तभी बोलेंगे सिबलिंग। लीफ नोड क्या होता है, लास्ट लेवल पे जितने भी नोड आ रहे हैं जिसका कोई चाइल्ड ना हो। अच्छा यहाँ पर अगर एक और होता X और उसका एक ही चाइल्ड होता Y, या फिर यहाँ पे X होता है, A का एक B है, C है और A का एक X भी होता है, तो X भी एक तरह से लीफ नोड है। मतलब ऐसा जिसके आगे कोई नोड ना हो, ठीक है। ए नोड हैविंग, जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, वो लीफ नोड है। समझ में आया। इंटरनल नोड जिसमें क्या है, एटलीस्ट 1 चाइल्ड हो, जिसका एटलीस्ट 1 चाइल्ड हो, वो क्या है, इंटरनल नोड है। फिर एज की बात करते हैं, ऐसा लाइन जो 2 नोड्स को कनेक्ट करता है उसको एज बोलते हैं। डिग्री ऑफ ए नोड, किसी नोड का डिग्री क्या है, डिग्री मतलब उससे कितना चिल्ड्रन नोड कनेक्टेड है, ठीक है। तो A अगर किसी से 2 कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे 2। डिग्री ऑफ ए ट्री, डिग्री ऑफ ए ट्री मतलब मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड इन ट्री, मतलब कोई ऐसा नोड जिसका मैक्सिमम कनेक्शन है। जिसमें मैक्सिमम कौन सा है, B और C है जिनका मैक्सिमम है, तो दोनों का सेम ही है, 3 नोड इसमें मैक्सिमम है, तो इस पूरे ट्री का डिग्री भी 3 ही हो जाएगा। लेवल ऑफ नोड मतलब पोजीशन ऑफ ए नोड इन हायरार्की। लेवल की बात करें तो ये पहला है 1 पोजीशन पे, ये B C 2 पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे, ऊपर से देखते हैं तो इसको लेवल बोलते हैं। तो ये सब टर्म याद रखिएगा, इससे बात बनाने में एग्जाम में आसान रहता है। क्लियर 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 क्लियर, फायर फायर फायर। हेलो, जी इसका न्यूमेरिकल का एक करा दो आप, कहीं आ गया तो। न्यूमेरिकल इसमें क्या ही पूछेगा, हम आपको बताते हैं। एक ये रोटेशन वगैरह वाला पूछ सकता है, ठीक है। BST वाला पूछ सकता है, हाँ। BST कंस्ट्रक्ट करना बता देंगे, ठीक है।
बाकी सब तो ये मतलब प्रूफ नहीं पूछेगा, बीएसटी कंस्ट्रक्ट करना अभी बताएंगे। बाकी लोग एक्साइटेड रहिए, अभी तक का सबसे मजेदार चीज होने वाला है। गुड, तो ये भाई रट के जाइएगा, ठीक है। टर्म्स मतलब इससे बस देख के समझ में आना है। जैसे हम पूछे कि ये दोनों क्या सिबलिंग है, भाई भाई, ये दोनों क्या है, पेरेंट चाइल्ड, ए बी ए सी, रूट कौन है, ए है, लीफ नोड कौन है, ये सब है, समझ में आया। इंटरनल नोड क्या है, बी सी, जो बीच में आ रहा है वो इंटरनल नोड है। तो इस तरह से याद रखना है। अब फिर यहाँ पे और चीज लिखा हुआ है, हाइट ऑफ ट्री और सब ट्री। अरे बाप रे, तो दो और कॉन्सेप्ट है, सब कहाँ जाएगा। चल नेक्स्ट पेज में इतना मेरे पास टाइम नहीं है, वरना हम इसको पक्का कुछ तो कुछ कर ही देते हैं। उससे नहीं पता क्या कर सकते हैं, इसको उठा के फॉन्ट साइज कम कर, इसको 10 में पकड़ दो। फॉन्ट साइज से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, रहने दो यार जैसा वैसे, ठीक है। तो हाइट ऑफ ए ट्री का मतलब है इसका मैक्सिमम हाइट। जबरदस्ती का कोई सीमा होता है ना इंसान का, कि नहीं एक ही जगह करेंगे। इस जो नोड है और रूट नोड है, ये दोनों का साथ में रह सकता है। आ गया हाइट ऑफ सब ट्री, मतलब जो लास्ट लीफ नोड से लेके सबसे नीचे जो लीफ नोड है उससे हाइट तक का जो दूरी है, लॉन्गेस्ट पाथ, वो हाइट कहलाता है। सब ट्री की बात करें, जैसे ये पूरा ट्री है, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा बी डी ई वाला ले ले तो एक सब ट्री है, ठीक है। अब जनरल ट्री की बात करते हैं, डेफिनेशन। जनरल ट्री का डेफिनेशन क्या है, ए ट्री विच नोड कैन, क्या लिख दिया, हाँ, एक ऐसा ट्री जिसमें कितना भी चाइल्ड हो सकता है। जैसे देख रहे हैं ए का 3 बच्चा है, सॉरी यार, बी सी डी, तो इसको भी हम दो, हमारे दो पढ़ाना पड़ेगा। बी जो है इसका 2 ही चाइल्ड है, ई एफ और इसका जी है। मतलब नॉर्मल ट्री में क्या है, कोई रूल नहीं है, ठीक है। किसी कोई कितना भी चाइल्ड कर सकता है, उसका मर्जी है, 5 3 4 जो करना है कर लो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, फाइल सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। बाइनरी ट्री में होता है ए ट्री जिसमें फिक्स है कि मैक्सिमम आप 2 ही चाइल्ड रख सकते हैं, 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं रख सकते। हम 2, हमारे 2, आपसे इस 2 से ज्यादा हुआ एकदम सो 2 बच्चे हैं, मीठी खीर, उससे ज्यादा जो देखा है समझ गया। तो हाँ, तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड होगा, उससे ज्यादा है तो भाई दिक्कत है, बवाल है। मैक्सिमम जो है 2 चाइल्ड है, और लेफ्ट और राइट से डिस्टिंग्विश होता है कि ये एक मेरा लेफ्ट चाइल्ड है। हाँ, ये विलन लोग का होता है, मैक्सिमम 2 ही चेला होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है, उससे ज्यादा चेला नहीं रहता। पूरा बोलता है बाकी इसके नीचे लेवल पे रहेगा। लेफ्ट राइट के फॉर्म में चिल्ड्रन को डिस्क्यूज किया था, और ये ट्रावर्सल के लिए और इम्प्लीमेंटेशन में सबसे इजी ट्री है। मतलब मल्टीपल चाइल्ड को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, ज्यादा बच्चा होता है तो आपको पता है दिक्कत है। तो हम ये फैमिली प्लानिंग नहीं की एडवाइस दे रहे हैं, बट हाँ नेचुरल इकोनॉमिक्स है, ध्यान रखिएगा आप लोग भी। तो ऐसा है कि जनरल डिफरेंस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है, जनरल ट्री वर्सेस बाइनरी ट्री, अच्छा मतलब वही डिफरेंस बता रहा है कि नॉर्मल ट्री और बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में जनरल ट्री में कोई फिक्स नहीं है, इसमें फिक्स है कि मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। चाइल्ड पोजीशन की बात करें तो चाइल्ड पोजीशन जो फिक्स नहीं है, इसमें क्या है, फिक्स है कि लेफ्ट या राइट होगा। मतलब हर चाइल्ड का एक फिक्स होता है, या तो लेफ्ट चाइल्ड होगा या राइट चाइल्ड होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल ट्री जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और ये क्या है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ट्रावर्सल की बात करें तो इसमें बाइनरी ट्री में इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। उसमें कोई फिक्स नहीं है, आपको लेवल ऑर्डर ही करना पड़ेगा। एप्लीकेशन की बात करें तो फोल्डर स्ट्रक्चर में या फिर इस सब में यूज होता है, जबकि बाइनरी का नंबर वगैरह या सर्चिंग वगैरह वाला इंप्लीमेंट करने में यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग है दोस्त, इंटरेस्टिंग तो वही बीएसटी है, बट अभी ये सब फटाफट निपटाना पड़ेगा अपने को। तो मैक्सिमम नोड्स एट लेवल एल मतलब मान लीजिए कोई एक इमेजिनरी ले, उस पर मैक्सिमम नोड्स कितना हो सकता है, तो 2 to the power l करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ये सब बस रटने की बातें हैं, रट लीजिएगा। मैक्सिमम नोड्स इन बाइनरी ट्री एट हाइट h, क्या नोड्स हो सकता है वो यही है। मैक्सिमम लीफ नोड, किसी भी ट्री में मैक्सिमम लीफ नोड कैसे पता चलेगा, अगर आपको उसका हाइट h पता है तो उसमें मैक्सिमम लीफ नोड 2 to the power h ही हो सकता है। ये सब कुछ फॉर्मूलाज है, आपको बस मन है तो रट लीजिए, नहीं तो कुछ खास प्रेशर नहीं है। तो ये सब पूछेगा नहीं, हम बताते हैं आपको क्या क्या पूछेगा। यही बाइनरी ट्री पूछेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, तो ये जो नॉर्मल ट्री से डिफरेंट है वही सब फीचर वगैरह लिख दीजिएगा। ये टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको छाप के जाइएगा। बताते हैं क्या क्या है। सबसे पहला कुल बाइनरी ट्री। कुल बाइनरी ट्री में क्या है ना,
हर नोड का या तो 0 चाइल्ड हो, चाइल्ड है ही नहीं तेरा, और है तो 2 ही रखो, 1 मत रखो। बात समझ में आया? फुल बाइनरी ट्री में देखिए, नॉर्मल बाइनरी ट्री में क्या है ना कि 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 चाइल्ड भी है तो चलेगा। जबकि फुल बाइनरी ट्री का भी स्पेशल केस है कि या तो 0 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या है, ये मस्त चीज है, ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल विच इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें क्या है कि जो लेवल है ना वो सारा फिल हो, जैसे इसमें देखिए पहला लेवल ए फिल है, दूसरे लेवल पे 2 नोड आ सकता था फिल है, तीसरे लेवल पे क्या आ सकता था, 4 आ सकता था, बट इसमें 3 ही है। तो यहाँ पे देखिए डी ई एफ। अच्छा, अब ये जो एफ है ना इधर लगा है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में होना चाहिए था। समझ में आया? अगर ये लेफ्ट में होता ना, लेफ्ट टू राइट फिल करना है, मतलब ऊपर से शुरू कीजिए, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, अगर लेफ्ट टू राइट, जैसे ये राइट में लग गया ना, ये दिक्कत है, ये नहीं है कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसको पहले यहाँ पे लेफ्ट में लगना चाहिए था। फिर परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, ऑल इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन, ऑल लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल। अब इसे स्क्यूड क्या है कि एवरी नोड हैज ओनली 1 चाइल्ड, हर नोड का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो स्क्यूड है, मतलब ऐसा तिड़का जैसा हो गया है, टेढ़ा जैसा। तो ये सब है बेसिकली। आपको सबसे मेन याद रखना है फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री में क्या है, हर नोड का या तो 0 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो, कोई किसी का 1 चाइल्ड नहीं हो सकता। कंप्लीट में क्या है, 1 चाइल्ड हो सकता है, बट वो लास्ट, मतलब ऐसे 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 करने आ रहा है तो लास्ट पोजीशन पे ऐसा हो कि 1 चाइल्ड हो सकता है, बाकी सब ऐसे ही है। ठीक है, परफेक्ट और दोनों नहीं भी लिखिएगा, हम पता नहीं है जगह है इसलिए हम छोड़ रहे हैं ना, तो दोनों का भी अगर जगह का कमी होता ना तो पहले दोनों ये दोनों को मारते, दोनों को क्लब कर देते। यूजफुल नहीं है, मतलब यूजफुल होगा बट बहुत स्पेशल केस। कंक्लूजन की बात करते हैं तो ट्री वरी जो भी था, अब लास्ट में चल लीजिए बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री। ये एक न्यूमेरिकल है जो पूछ सकता है एग्जाम में, पीवाईक्यू में शायद था भी। अब देखिए बीएसटी बनता कैसे है, बहुत इजी है। हम आपको कुछ नंबर्स देते हैं, हम 8 नंबर रैंडम नंबर ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको इससे बीएसटी कंस्ट्रक्ट करना है, समझे बच्चों? बीएसटी का रूल क्या है, ध्यान समझना। पहली बात, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, देखिए बाइनरी ट्री नहीं है, ये क्या है, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री। इसमें रूल ये है ना कि हमेशा लेफ्ट वाला जो नोड होगा वो रूट से छोटा होगा, और जो राइट वाला होगा वो क्या होगा, रूट से बड़ा होगा। जैसे इसमें देखिए 50 है ना, तो इसके लेफ्ट में क्या है, 50 से छोटा कोई नंबर है 30, और इसके राइट में क्या होगा 70, तो इसके राइट में जाएगा। समझ में आया? जैसे 30 देखिए, इसके लेफ्ट में 20 है, इससे छोटा है, और राइट में 40 है, तो ये अपने रूट से बड़ा है। फिर 70 की बात करें तो ये लेफ्ट में है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेफ्ट वाला हमेशा रूट से छोटा, राइट वाला हमेशा रूट से बड़ा। तो अगर आप इससे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो बहुत इजी चीज है ये सीखना का, मतलब पहली बार कुछ प्रैक्टिकल मौका मिला तो छाप ले यार। तो सबसे पहले तो 14 है, जो भी पहला नोड होगा उसको रूट मान लीजिए। अब जो 27 है ना, 27 जो भी नेक्स्ट नोड मिला है पिछले वाले से कंपेयर कीजिए। 27 जो है 14 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, तो इधर साइड जाएगा। क्लियर? बड़ा है तो क्या है, इधर साइड जाएगा। थोड़ा हम जल्दी जल्दी बनाने के लिए पेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट 35 जो है इंसर्ट करना है, तो 14 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। इधर साइड आएंगे। फिर 27 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। 27 के राइट साइड में क्या है भाई यार ना, देखिए हम लिंक नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, हम ना अभी के लिए ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 35 यहाँ लगेगा। फिर नेक्स्ट डेटा बताइए कौन है? 48। इससे बड़ा है कि छोटा है? इससे बड़ा है। इससे बड़ा है, एक गड़बड़ कर दिया यार। एक रुको यार, मिक्स करके दो क्वेश्चन, इधर एक साइड ही बढ़ता चला जाएगा। मिक्स द ऑर्डर,
फिर से क्वेश्चन ले लें पूरी कॉपी यार, तो ज्यादा मजा नहीं आता ना अगर मिक्स नहीं है तो इमेजिन कीजिए हम रैंडमली सब नंबर को पहले लिख देते हैं 63, 14, 89, 35, 27, 71, 48, 52। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि ये सब ऐसे रैंडम नंबर है, तो सबसे पहले आप किसको लगाएंगे, राइट? सबसे पहले आपको लगाना है 63। मान लीजिए आप ये हम ऐसे देखिए, इसका इस सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, हम पेन से लिखने वाले हैं इसलिए हम थोड़ा ऐसे ही बना के रखे हैं। सबसे पहले 63 इंसर्ट करना है, तो 63 कहाँ है? गलती से 23 नहीं है, 63 है। अब देखते जाइए कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। 63 लगा दिया, क्लियर। अब बताइए आपको नेक्स्ट डेटा कौन इंसर्ट करना है? 14, है ना? बीएसटी में इमेजिन कीजिए कि आपका बीएसटी बनना शुरू हुआ है, गिवन डेटा से बीएसटी बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले 63 इंसर्ट किया, उसका क्या है 14, तो 14 क्या है, इससे छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। लेफ्ट राइट, तो इस साइड पे गया, ठीक है। नेक्स्ट 89 ऊपर कंपेयर कीजिए, बड़ा या छोटा है? बड़ा है। तो डायरेक्ट जगह मिल गया, लग गया। नेक्स्ट 35 स्मॉल इधर आ गया। अब यहाँ से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। 14 से तो बड़ा है ना भाई, देखो तो यार, यहाँ लगेगा 35 ये सच। 14 लेफ्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि छोटा नहीं था। नेक्स्ट क्या है? 35 के बाद 27। तो आपको ना, आप इसको ऊपर से कंपेयर करना शुरू कीजिए, ठीक है। ओके, छोटे साइड है, इधर आएगा। अब यहाँ से 14 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो इधर साइड आएगा 35 के पास। इससे बड़ा है कि छोटा है? अरे 35 है तो 35 से छोटा है ना भाई, तो यहाँ पे लग जाएगा 35 के लग। नेक्स्ट 27 ऊपर से कंपेयर होगा, 71 लिख दिया गलती से इसको यार, ये बना ही नहीं था सर। 27 ऊपर से कंपेयर कीजिए, मतलब आप देखिए ऊपर से जाते जाइए। अब आपको पता है कि छोटा है, अच्छा 27 लग गया यार, हम गड़बड़ कर रहे हैं। 27 के बाद 71 ही है ना, ऊपर से कंपेयर कीजिए, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो इधर आएगा। अब यहाँ पे 89 के पास है, 89 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो यहाँ पे 89 के लेफ्ट में लग जाएगा। अब 48 की बात करते हैं। 71 से सर छोटा है सर। पहले ऊपर से कंपेयर होगा, यहाँ से छोटा है कि बड़ा है? तो इधर साइड आ गया। 48 से बड़ा है कि छोटा है? तो इधर आएगा। फिर अगर छोटा होता 14 से तो यहीं पे लग जाता। 35 से बड़ा है तो यहीं पे लग जाएगा, समझे? अब लास्ट 52 बड़ा है कि छोटा है? तो ये ऐसा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा सर ये? हाँ वही बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 है तो मतलब देखिए 63 से छोटा है तो यहाँ आएगा, 14 से बड़ा है तो यहाँ जाएगा, अब 35 से बड़ा है तो यहाँ जाएगा 48 के पास। अब 48 से छोटा होता तो यहाँ लगता और बड़ा होता तो यहाँ पे जाता, इसलिए यहाँ पे जाके लग जाए। देखिए अगर किसी पोजीशन पे इसको नोड मिलेगा, जैसे यहाँ पे सबसे रूट से शुरू करेगा, अगर यहाँ पे इसको नोड मिला तो कंपेयर करके अपना आगे बढ़ेगा। फिर अगर यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे कंपेयर करेगा। अगर इसको यहाँ पे नहीं मिला जगह तो वहीं पे ऐड हो जाएगा, मतलब जगह मिला खाली तो वहीं पे, जैसे किसी का लेफ्ट या राइट नल मिला और उसी में अगर उसको जाना है तो चला जाएगा, और नहीं तो अपना और आगे ढूंढते ढूंढते जगह बना के पहुंचेगा। यही है बीएसटी, समझे? और अगर आप इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं ना, अगर आप इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर सजा हुआ मिलता है। तो ये अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो कोई बात करेंगे। तो ये एबव बीएसटी में दिख रहा है कि लेफ्ट सब ट्री जो है में सारे 50 से छोटे हैं, और ये जरूरी नहीं कि सारे इधर 50 से छोटा है और इधर 70 से, इधर साइड सब 70 से बड़ा है। हाँ ये हमेशा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ 63 है ना, तो लेफ्ट साइड सब 63 से छोटा होगा, जैसे 14, 35, 27 ये सब।
और राइट साइड सब 63 से बड़ा होगा। समझ में आया? मतलब किसी पॉइंट से आप देखेंगे ना तो इसके इस साइड सब इससे छोटा होगा, इस साइड सब बड़ा होगा। छोड़ दिया जाए? पूरा हिम्मत जवाब दिए हुए हैं। अब इंसर्शन इन बीएसटी एल्गोरिदम देख लीजिए, काम आएगा। स्टेप्स क्या है देखते जाइए। सबसे पहले क्या है, रूट नोड पे शुरू कीजिए, कंपेयर कीजिए न्यू वैल्यू और करंट नोड से। अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड जाइए, अगर बड़ा है तो राइट चाइल्ड की ओर जाइए। तब तक जाइए जब तक कि कहीं पे नल न मिल जाए। अगर नल मिल गया तो रूट को वहीं नोड को वहीं पे इंसर्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए 65 इंसर्ट करने का एग्जाम्पल जो है ये ऐसे बताए हुए हैं कि अगर पहले आपका ऐसा दिखता था, ये बिफोर है, तो आफ्टर ये 65 ऐसा यहाँ पे लग जाएगा। समझे? तुम्हारा हंसना पता रहा तुम्हारे दौर। एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हम, बस ना इसको मतलब जगह बचाने का जुगाड़ लगा रहे हैं। बस मम्मी जी हो गया। एक्चुअली हम घर से जब क्लास ले रहे हैं तो हमारी मम्मी बीच बीच में बोल रही थी खाना खा भी हुआ। तो मम्मी को बहुत ज्यादा चिंता रहता है इस सब चीज का। आइए ना भैया जाकर हाँ आप जा रहे हैं वही क्या? और क्लास में बनाऊंगा। आप लोग देख लीजिएगा अपना, ठीक है? जिनका एग्जाम है थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, हो जाएगा। और मतलब आप जो है ना, आप इस जो गैस भी यूज करेंगे तो आपको दिखेगा इससे कि काम हो रहा है। ठीक है, तो बिफोर आफ्टर लगा दिए हैं, मैं आपके एग्जाम्पल के लिए इसको एग्जाम में बना दीजिएगा, ठीक है? एक बात और भैया, हाँ कहिए। आपका ना स्क्रीन मुझे उसी पेज से नहीं दिख रहा है, बस ऑडियो सुन रहा हूँ आपका। अरे वाह, रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग थोड़ा देर में अपलोड एक होगा। बार रिज्वाइन कर लेता दोस्त, देखना पड़ेगा। बाहर से अंदर आ जाता फिर ठीक हो जाता। हाँ ये बात आप कितना बार ज्वाइन किया हूँ लैपटॉप पर, फिर भी नहीं हुआ है। कोई बात मेरे में ही नेटवर्क में। ईश्वरीय शक्ति दोस्त। हमको लग रहा है क्या कहीं आप ऐसा तो नहीं किए हैं कि आप अनपिन कर लिए हैं गलती से, जैसे यहाँ पे पिन का बटन आता नहीं है। नहीं, आपका है दिख रहा है ऊपर में, स्क्रीन पिन किया हुआ है, लेकिन उसपे ब्लैक दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा कोई बात आपका नहीं। नाम बस लिखा हुआ है हर्षित करके, वही। प्रभु आपका भी अपना ही कष्ट है। तो गाइस हम इसको थोड़ी देर में फॉर्मेट करके सजा वजा के भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा डिलीट 50, अरे यार ये क्या है? इंसर्शन इन बीएसटी सर्चिंग भी है, तो सबका भाई बनाना पड़ेगा। कोई ना, हम इसको कर देते हैं। अब जो ये केस 1 वगैरह है ना, ये क्या है मतलब अलग अलग डिलीशन का पॉसिबिलिटी है कि अगर डिलीट करेंगे तो केस 1 हो सकता है कि वो कहाँ पे होगा, उसके बेसिस पे बनाया हुआ है। यहाँ पे लास्ट में हम इमेज लगा दे रहे हैं इसको। सोचिए उस बंदे का हाल क्या हो रहा होगा जिस बंदे को उसे ऑडियो सुनाई दे रहा है। कौन सा इमेज? कहाँ इमेज लगा? मिस्टर इंडिया बने हुए हैं उसमें। हाँ नहीं, उसको मेरा वीडियो दिख रहा होगा, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है वीडियो शायद तो बोले तो बालक दिख रहा है। नहीं, आप नहीं दिख रहे, नहीं स्क्रीन दिख रहा। अच्छा पता नहीं क्या सीन है, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये 60 वाला है केस 2 कि हाँ कैसे 60 ऐड होगा। डिलीट 60 दुनिया में मेरे को बिफोर आफ्टर, तो ये सही है। अब ऐसा इसका भी बिफोर आफ्टर हम कॉपी करके चिपका देंगे अंदर।
अब हो गया भाई, मेरा भी एनर्जी लॉस हो चुका है, तो हम जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग मन करे तो ग्राफ के बारे में खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, बाकी तो प्रभु ही मालिक हैं। तो लास्ट है केस 3। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम इसको ऑर्गेनाइज कर दिए। ठीक है, अब ये डिलीट जो इधर उधर करने का है, इसका सीन क्या है, तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगेगा, हम आपको क्विकली बता देते हैं कि डिलीट वगैरह होता कैसे। आप लोग बोल रहे हैं आप तो बोले थे खत्म करेंगे, फिर बताने लगे ये जुल्म क्यों हो रहा है। देखिए, जो डिलीट करने का, अगर लीफ नोड को डिलीट करना है ना तो बहुत इजी है। अगर किसी को कोई चिल्ड्रेन है तो सिंपली रिमूव कर दीजिए। जैसे लास्ट में आपको अगर 60 रिमूव करना है तो है, इसमें 16 है ही नहीं, सॉरी, इसमें आपको डिलीट करना है 20। नहीं है, कॉपी पेस्ट में कभी गलत डेटा एंटर हो जाता है। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, 20 डिलीट करना है, बिफोर 30 के लेफ्ट में आपको 20 लगा देगा, तो आप सिंपल 20 को डिलीट कर दीजिए। लास्ट नोड डिलीट करना बहुत ईजी है। बट अगर कोई ओनली वन चाइल्ड है, ठीक है, डिलीटिंग अ नोड विथ ओनली वन चाइल्ड, अगर किसी का वन चाइल्ड है 60 का 65, तो 60 डिलीट करेंगे तो क्या होगा, 65 डायरेक्ट अपने ऊपर चला जाएगा। बट किसी का 2 चाइल्ड होगा तब क्या होगा, तो रिप्लेस द नोड विथ इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सब ट्री। अब ये सब इन ऑर्डर क्या होता है मत समझिए, केस लिखिएगा ही मत एग्जाम में। ठीक है, बस लिख दीजिए, अगर नो चाइल्ड है तो डायरेक्टली रिमूव कर दो, अगर चाइल्ड है तो उसको ऊपर खिंचवा दो। फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बीएसटी ऑपरेशंस, ये सब देख लीजिएगा। हम फॉर्मेटिंग करके थोड़ी देर में दे देते हैं। गुड नाइट, क्लास एंड करें, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। कितना देर पढ़े आप लोग, 1 घंटे 46 मिनट बहुत होता है। एग्जाम से पहले इतना भी पढ़ के जाइए तो बहुत हो जाता है। गुड नाइट। जो लोग पहले वाले हैं, आप लोग इमेजिन, आपको फील हुआ कि लास्ट दिन एग्जाम पे कितना ताकत लगाता है लोग, 1-1 मिनट मेहनत करता है। आपका तो 2 महीने बाद एग्जाम है, अगर सही से मेहनत करेंगे 20 क्वेश्चन को 20 बार पढ़ लेंगे। समझो भैया ये एग्जाम कब तक है? क्या एग्जाम का डेट कब तक हो सकता है, मतलब एग्जाम? पता नहीं भाई, आइडिया नहीं है।